नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इकोनॉमिक का एक ऐसा टॉपिक जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे 2022 के एग्ज़ाम ले लो, 23 के ले लो, ये सवाल आपको ज़रूर देखने को मिला है। और आप में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इकोनॉमिक्स के टच भी नहीं करते हैं। ऐसे टॉपिक है जो इजी टॉपिक और टच नहीं करते हैं, या तो उनको समझ में नहीं आता है या फिर अदर टॉपिक है वो देख लेते हैं, अदर सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, जहाँ से प्रत्येक सेट में सवाल पूछा जाता है, ये कवर करने वाले हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी से आपको आने वाले एसएससी एग्जाम्स में, चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो गया, अदर जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन इसको यदि आप एक बार समझ लेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ये सभी टॉपिक समझने वाले हैं, एक बार समझ लेना, उसके बाद पीडीएफ में आप इसको कवर कर लेना। जो भी समझाऊंगा इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये किस प्रकार आपस में अलग हैं, एलएएफ क्या चीज़ होता है, और मौद्रिक नीति समिति से काफ़ी बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। और ये जो टॉपिक है, गुणात्मक उपकरण और मात्रात्मक उपकरण मौद्रिक नीति के, काफ़ी मैंने सेट में ये सवाल देखा है। इसके अलावा जो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, इनसे सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है। इनका आपको अर्थ तो पता होता है, बैंक रेट, रेपो रेट है, सवाल घुमाया जाता है। तो सब कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे, किसी भी प्रकार घुमाकर पूछ रहे तो आप इजीली आंसर दे सकें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्थायी जमा सुविधा क्या होती है, सीमांत स्थायी सुविधा, एमएसएफ और एसटीएफ से अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और बाकी जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड है, इनका क्या अर्थ होता है, और मौद्रिक नीति की जो विस्तारवादी और संकुचनकारी नीतियां हैं किस प्रकार प्रभावित होती है, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो है, ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का प्रस्ताव देने वाली समितियां पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से बैंकिंग सुधार की समिति कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये भी लास्ट में कवर कर देंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इन सभी कंसेप्ट पर आधारित है, ताकि पूरी चीज़ें हैं, पूरा कंसेप्ट है आपकी क्लियर हो जाए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ से सवाल कैसे भी आपको कंसेप्ट पर पूछ लेंगे तो आपको उसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो वीडियो नंबर 8, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जो 14 नवंबर से कंटिन्यू हो रहा है। इससे पहले इस सीरीज़ के 7 वीडियो आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने को एक वीडियो रहता है, लेकिन उसमें भर भर के टॉपिक है, विस्तार आपको देखने को मिलता है, ताकि कोई भी एग्जाम हो, आप सवाल यदि इस टॉपिक से आता है तो मिस न हो सवाल। इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है। देखिए सवाल पहला ही बनता है, भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन या फिर नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है। काफ़ी एग्जाम में मैंने देखा है, तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो आपकी तैयारी 50% ही रह पाती है। अभी कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, मॉक टेस्ट लगाते हुए मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे, गलतियों में सुधार नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं रैंक हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, जहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, रेस टू सिलेक्शन सेल, जो 16 से 18 सितंबर के मध्य यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो, जिसमें आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो है, 449 में इस कूपन कोड के साथ डील ग्रैब कर सकते हो। पास प्रो का मतलब है जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। अब एक तो टेस्ट बुक पास का क्या मतलब हुआ, पास का मतलब ये है कि 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे, यानी एक बार इतने रुपए आप पेड कर दो, 700 प्लस एग्जाम्स के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप देख सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड है, सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर आप मॉक टेस्ट देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ आपको नया यहाँ पर देखने को मिलता है। टेस्ट बुक पास प्रो में एग्जाम सा माहौल रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं वो आप पास प्रो में है, मॉक फॉर्म में दे सकते हो। तो अभी टीटीजी के कूपन कोड से आप ये डील है वो ग्रैब कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस स्पेशल यहाँ पर 216 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज, सेक्शनल, फुल टेस्ट है। इनका टेस्ट का मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका एनालिसिस आपको मिल जाएगा, कहाँ कहाँ आप कमजोर हो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका डिटेक्ट कर लेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड से आप चेकआउट कीजिएगा। अब देखिए मौद्रिक नीति क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार हमारे जो मार्केट हैं, किस प्रकार अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है, तो किस प्रकार आरबीआई है कंट्रोल करती है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो ब्याज दरें हैं, बैंक किस रेट पर अपन को ब्याज देगी है, किस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है या फिर अदर जो भी इंस्टीट्यूट को ब्याज देती है, जो ब्याज दरों को कंट्रोल करना। मार्केट में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ। तरलता का क्या मतलब हुआ कि ईजिली केस में कन्वर्ट हो सके, ऐसी
संपत्ति एसेट हैं जो केस में आसानी से कन्वर्ट हो सकें, वो है तरलता का एक फॉर्म होगा। तो तरलता है किस प्रकार आपके पास तरलता ज़्यादा होने का मतलब लोगों के पास केस ज़्यादा है, ठीक है। यदि आपके पास तरलता, आप मान लेते हो कि मार्केट में तरलता ज़्यादा हो गई, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो गया, तो जब पैसा ज़्यादा होगा तो लोग चीज़ें हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, यानी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी तो चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगी तो आप कहेंगे महंगाई बढ़ गई। तो आरबीआई चाहेगी भाई लोगों के पास इतना पैसा है किस प्रकार वापस ले, तो वहाँ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, बैंक रेट में संशोधन करती है, केस रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स वगैरह है, इन सभी पर कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, जिससे लिक्विडिटी है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, रोजगार को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए मौद्रिक पॉलिसी नीति है वो इम्पोर्टेंट है। अब भारत की मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं वो देखते हैं। मौद्रिक नीति उपकरण जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में तरलता, अब देखिए तरलता का मैंने बता दिया है किस प्रकार है, इकोनॉमिक में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है, जैसे मार्केट में पैसा ज़्यादा रहना है या फिर कम रहना है, वो मौद्रिक नीति से कंट्रोल किया जाएगा। धन आपूर्ति, मनी सप्लाई है एक तरीके से, लिक्विडिटी का ही फॉर्म आप कह सकते हो। मनी सप्लाई है मार्केट में मनी का आना और वापस जाना, तो मनी का सप्लाई करना। ऋण की उपलब्धता, लोन के लिए इंटरेस्ट वगैरह, ब्याज दर वगैरह वो कंट्रोल की जाएगी मौद्रिक नीति के द्वारा। ये सभी टर्म आगे अपन देखने वाले हैं ताकि आपको चीज़ें और आसान हो जाएगी। ब्याज दरों को कंट्रोल किया जाता है, ये सभी मौद्रिक नीति से ही संभव हो पाता है। मौद्रिक नीति विशेषकर दो टर्म, लिक्विडिटी और मुद्रास्फीति यानी महंगाई और तरलता, ब्याज दर, इन सभी को कंट्रोल करती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति एक ऐसी पॉलिसी है जिसके माध्यम से किसी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का आरबीआई है, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों को कंट्रोल करेगी और मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके। यदि ज़्यादा वस्तु के दाम हो गए तो लोग आरबीआई क्या करेगी, इस प्रकार मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगी जनता के पास पैसे कम हो जाए, या फिर वो करेगी बैंक में बैंक रेट बढ़ा देगी, ठीक है, बैंकों की रेट बढ़ा देगी, यानी आप लोन नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा रेट होगी तो आप लोन नहीं ले पाएंगे, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे नहीं होंगे तो आप चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सभी कंट्रोल किया जाता है मौद्रिक नीति के द्वारा। मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता है, तो मूल्य स्थिरता वही महंगाई हो गई, मूल्य जहाँ तो बढ़े न घटे हैं, मुद्रास्फीति। वित्तीय स्थिरता, विकास के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता है, लोन की उपलब्धता के लिए लोन रेट वगैरह कम है, वो मौद्रिक नीति है, वो सब आरबीआई के द्वारा की जाती है। इसका उपयोग आर्थिक विकास, बेरोजगारी है, बेरोजगारी को नियंत्रण करने के लिए। जब मार्केट के पास पैसा नहीं होगा, पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा या फिर लिक्विडिटी नहीं होगी मार्केट में, तब क्या होगा, महंगाई है वो बढ़ जाती है, बेरोजगारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में है, काम नहीं होता है, लोग चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, तो इंडस्ट्रीज़ में जो भी वस्तुएं पड़ी रहेगी उसका कोई मतलब नहीं है, तो लोगों को वहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे, नई चीज़ें नहीं बनाएंगे। जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग चीज़ों को खरीदेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो भी लेबर है वो काम और ज़्यादा करेगी चीज़ों को बनाने में, जब डिमांड बढ़ गई है। लेकिन जब डिमांड घट जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होती है, उस केस में बेरोजगारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को काम से हटा दिया जाता है, क्योंकि डिमांड वहाँ पर नहीं रहती। तो इस प्रकार बेरोजगारी को भी कंट्रोल किया जाता है लिक्विडिटी मौद्रिक पॉलिसी के जरिए। मुद्रास्फीति को, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए, बिल्कुल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मौद्रिक नीति है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है। मनी सप्लाई को, मार्केट में लिक्विडिटी कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, मुद्रा आपूर्ति है वो भी इसके द्वारा कंट्रोल होगी। आगे सभी कंसेप्ट अपन जानेंगे। बाजार में मुद्रा की कीमत स्थिरता प्राप्त करना, ठीक है, मुद्रा की कीमत है यानी करेंसी की वैल्यू है वो स्थिरता प्राप्त करें, करेंसी की कुछ वैल्यू रहे। आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देना, धन की स्थिरता बनाए रखना, रोजगार को बढ़ावा देना, ये सभी मौद्रिक पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं। आरबीआई एक्ट आपको पता है 1934 का, पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इस 1934 की एक्ट की एक धारा है जिसका नाम है 45ZB। तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45ZB भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीतियां बनाने का अधिकार देती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, आरबीआई। किस धारा के जरिए ये आरबीआई को अधिकार है, तो 45ZB के जरिए आरबीआई को अधिकार है। अब यहाँ पर एक मौद्रिक नीति समिति है जो ये सब कुछ कंट्रोल करती है। मौद्रिक नीति समिति, जिससे आप इंग्लिश में कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये क्या चीज़ है, कब इसका गठन हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सिफारिश की थी दोस्तों उर्जित पटेल समिति ने 2014 में। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में की थी। अब जो मौद्रिक नीति कमेटी है वो बनी थी 2016 में, सिफारिश 2014 में की थी। कब बनी ये आपको पूछे तो आप कहेंगे 2016 में बनी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45ZB के तहत आरबीआई को अधिकार है मॉनेटरी पॉलिसी
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 29 सितंबर 2016 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का गठन किया 2016 में। मौद्रिक नीति समिति के लिए एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 को वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया। क्योंकि 2016 में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ है, तो यहाँ पर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया मौद्रिक नीति समिति के ढांचा प्रदान करने के लिए। तो इस संशोधन में अब देखिए मौद्रिक नीति समिति है, ये देश में धन आपूर्ति यानी मनी सप्लाई और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का अधिकार रखती है। तो धन आपूर्ति यानी सारा रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर, सीआरआर, मौद्रिक नीति कमेटी के सुझाव रहते हैं। क्योंकि इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं वो देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति में आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पूछ ले कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में गठन हुआ है, इसमें टोटल 6 मेंबर हैं। इन 6 मेंबर में 3 सदस्य होंगे आरबीआई से और 3 अदर सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। 3 आरबीआई करेगी, 3 केंद्र सरकार। अब 3 आरबीआई के सदस्य कौन से? एक तो बैंक का गवर्नर होगा, जैसे अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। इस मौद्रिक नीति कमेटी का अध्यक्ष है वो बैंक का गवर्नर है, जैसे वर्तमान में शक्तिकांत दास है। बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं, जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक जैसे वर्तमान में एमडी पात्र हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के प्रभारी सदस्य हैं, मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य हैं, पदेन है ये भी। बैंक के डिप्टी गवर्नर एमडी पात्र है वर्तमान में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ये मेंबर है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, ठीक है, केंद्रीय बोर्ड यानी केंद्रीय बोर्ड है, इसके द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, जैसे वर्तमान में राजीव रंजन है। तो ये 3 सदस्य तो हो गए बैंक के, और 3 अदर सदस्य हैं, जो वर्तमान में 3 सदस्य हैं। 3 अदर में आपके जयनाथ आर वर्मा, असीमा गोयल और शशंका भिड़े। तो ये हैं टोटल 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और ये सदस्य हैं 4 साल की अवधि तक बने रहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कुछ विशेषताओं की बात करूँ, जहाँ से यदि सवाल पूछ ले आपको निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति समिति की कौन सी विशेषता नहीं है या उनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सीजीएल में इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाएगी। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक वर्ष में 4 बार होगी और प्रत्येक बैठक के बाद अपना निर्णय यहाँ पर पब्लिश करेगी। एमपीसी की पहली बैठक कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2016 को। देखिए 2016 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ और 3 अक्टूबर को पहली बैठक मुंबई में हुई। मौद्रिक नीति समिति रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी आदि में सुधार करने की पहल करता है। एमपीसी की बैठक के लिए आवश्यक कोरम है। अब बैठक के लिए, मीटिंग के लिए कितना वोटिंग है, कितने सदस्य आने जरूरी है मीटिंग के लिए? ऐसा तो नहीं है एक सदस्य मीटिंग कर लेगा। तो कोरम यहाँ पर टोटल 6 सदस्य हैं, इनमें से 4 सदस्य मीटिंग में होंगे तभी वो मीटिंग हो पाएगी। तो 4 सदस्य कोरम आवश्यक है। 6 में से 4 सदस्य हैं, यानी 2/3, ठीक है, 2/3 कोरम यहाँ पर आवश्यक है। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, यानी टोटल जो 6 सदस्य हैं प्रत्येक के पास एक वोट होगा। यदि कोई निर्णय लेना है और 3-3 वोट कर दिए तो निर्णायक वोट कौन देगा? तो उस केस में हर 6 अब निर्णायक वोट है, वोटों की समानता के केस में गवर्नर है, उसके पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है गवर्नर का। अब गवर्नर है वो सेकंड वोट डाल देगा। जो आरबीआई गवर्नर है उसकी बात हो रही है, जो अध्यक्ष है इस कमेटी के। हर 6 महीने में एक बार रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति रिपोर्ट नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करना आवश्यक है। तो साल में 2 बार, हर 6 महीने में एक बार इनकी एक रिपोर्ट है वो पब्लिश करना आवश्यक है। वैसे 4 बैठक होती, लेकिन 2 बार इनको मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करना आवश्यक है। अब देखिए परंपरागत रूप से मौद्रिक नीति की घोषणा साल में 2 बार की जाती है। मौद्रिक नीति 2 बार रिपोर्ट आती है, जो कि एक आती है अप्रैल और सितंबर में, एक आती है अक्टूबर मार्च के दौरान। लेकिन आरबीआई ने उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर 2014 से शुरू होने वाले हर 2 महीने में द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण जारी करने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति को आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आपको बता दिया है। अब आरबीआई कंट्रोल करती है मौद्रिक नीति को। एक होती है दोस्तों राजकोषीय नीति, इसको कंट्रोल भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। और जो मौद्रिक नीति होती है वो मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल करती है। मौद्रिक नीति से महंगाई को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है, लिक्विडिटी के द्वारा, बैंक रेट के द्वारा, इन सभी के द्वारा किस प्रकार कंट्रोल होती है आगे बताएंगे अपन। जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विशेष दिशा देने के लिए राजकोषीय नीति होती है। प्रारंभिक मौद्रिक नीति ढांचा 5 वर्ष के लिए निर्धारित हुआ था 2021 में, जो समाप्त हुआ था, लेकिन 2016 से 21, लेकिन 2021 में और 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर मौद्रिक नीति उपकरण का जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वो देखते हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी के दो प्रमुख उपकरण या फिर इंस्ट्रूमेंट में, एक आपका मात्रात्मक उपकरण, एक गुणात्मक उपकरण। सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का गुणात्मक उपकरण है या फिर कौन सा मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो मात्रात्मक उपकरण में मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मात्रा है इनकी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, केस रिजर्व रेशियो और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो हैं एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सभी मात्रात्मक उपकरण हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये मात्रात्मक है। तो गुणात्मक कौन से हैं? गुणात्मक में आपके डायरेक्ट एक्शन आएगा, जो सेंट्रल बैंक है अदर बैंक पर डायरेक्ट एक्शन लेती है यदि वो लिक्विडिटी वगैरह मेंटेन नहीं कर पाती है। वैधानिक इसके अलावा चेंज इन मार्जिन मनी, मार्जिन मनी में चेंज करना है, ये भी गुणात्मक है। मार्जिन मनी में चेंज करना, आगे बताएंगे क्या होता है मार्जिन मनी, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है। मोरल सुएसन यानी जो नैतिक दबाव है वो, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, गाइडलाइन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सभी का क्या अर्थ होता है पूरा देखेंगे। लेकिन एक बार देखो मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं, गुणात्मक उपकरण कौन से हैं। तो ये मात्रात्मक उपकरण आपको भली भांति पता होना चाहिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एमएसएस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हैं जो एज ए रेपो रेट की तरह होती है, बैंक रेट की तरह होती है। और गुणात्मक उपकरण आपने देख लिए, विशेषकर नैतिक दबाव का ऑप्शन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक उपकरण है। अब देखिए ये सभी गुणात्मक उपकरण, आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपकरण आपको पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी के, जिसमें एक था कॉल मनी ऑप्शन। कॉल मनी है ना, कॉल मनी, ये आपके आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कॉल मनी अलग होता है चीज़ जिसमें बहुत ही कम समय के लिए बैंक आपस में एक दूसरे को लोन देती है लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे ओवरनाइट लोन दिया जाता है, बैंक आपस में देती है लोन कॉल मनी के जरिए। जब एसएलआर पूरा नहीं होता है, सीआरआर पूरा बैंक मेंटेन नहीं कर पाती है हर 15 दिन में जो उनको मेंटेन करना पड़ता है, तो वो कॉल मनी से पैसे उठाते हैं, जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है कॉल मनी। ठीक है, आगे सवाल बताएंगे। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये एक तरीके से इसके अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो दोनों आ जाती है। यानी जो एलएएफ है ये रेपो और रिवर्स रेपो दोनों का मिला उजला रूप है। लिक्विडिटी है, रेपो रेट से और रिवर्स रेपो रेट से किस प्रकार मार्केट में लिक्विडिटी है वो इंजेक्ट की जाती है और किस प्रकार एब्सॉर्ब की जाती है। ये रिवर्स रेपो रेट से आप लिक्विडिटी को है मार्केट से वापस ले सकते हो। लिक्विडिटी का मैंने बता दिया है, मतलब है तरलता। अब बार बार क्या बताया, तरलता का मतलब है कितना लोगों के पास केस है या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एसेट कौन सा जो इजीली केस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे गोल्ड वगैरह है, उसे आप केस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास सेविंग अकाउंट में मनी पड़ी है वो केस में कन्वर्ट कर सकते हो। जो एसेट जितना इजीली कन्वर्ट हो जाए वो इतना ही ज़्यादा लिक्विड है। तो तरलता, लोगों के पास कितना पैसा है, मार्केट में पैसा कितना है, लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी कंट्रोल की जाती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से, तो इसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। बैंक रेट क्या है, केस रिजर्व रेशियो है, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं जो आरबीआई की है। कॉरिडोर है, कॉरिडोर एक तरीके से रेंज आप कह सकते हो, ब्याज दर की रेंज एक तरीके से सरल भाषा में समझे तो लोन ब्याज रेट है, ऐसा तो है नहीं कि ब्याज रेट है वो अनलिमिटेड रख दें। कोई भी बैंक है मिनिमम कि मैं तो आपके सेविंग अकाउंट पर 1% ही ब्याज दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। उनकी फिक्स एक जैसे एफडी में आपको 6 से 8% एक फिक्स रेंज है जो कॉरिडोर के माध्यम से कंट्रोल होती है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, स्थायी जमा सुविधा, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मुख्य चल निधि प्रबंधन उपकरण, फाइन ट्यूनिंग संचालन, ये सभी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ध्यान रख लेना, सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा है कौन सा नहीं, तो ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, पूरा कंसेप्ट पर आ ही जाते हैं। जितने भी मौद्रिक नीति के मॉनेटरी पॉलिसी के आपने इंस्ट्रूमेंट देखे हैं इनके बारे में बात करते हैं। जब बात होगी केस रिजर्व रेशियो की, एसएलआर की, बैंक रेट की, तो यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा एनडीटीएल का, मैं जिक्र करूंगा। तो आप सबसे पहले जान लो एनडीटीएल का क्या मतलब है। एक एग्जाम में सवाल भी पूछा गया था सीडीएस में, जो आगे सवाल बताऊंगा, जिसमें ऑप्शन में एनडीटीएल करके मेंशन था। तो एनडीटीएल का मतलब है दोस्तों एक तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आप कहेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है। इसका मतलब ये हुआ आपके जो खाते में कितने रुपए हैं,
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ये मैं यदि मैं बैंक के रेफरेंस में बात करूं तो बैंक के पास कितना धन है, बैंक के पास कितना डिपॉजिट है, वो एनडीटीएल है। टोटल बैंक का डिपॉजिट आप इसे एनडीटीएल कहेंगे सरल भाषा में। और इसका अर्थ समझें तो डिमांड डिपॉजिट जैसे कि सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में, बैंकों के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में कितना धन है वो डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। और टाइम लायबिलिटीज, जो डिमांड डिपॉजिट है वो डिमांड लायबिलिटीज है, बैंक की लायबिलिटीज बनती है कि आपकी सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ धन, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ धन आपको वापस देने की बैंक की जिम्मेदारी बनती है। टाइम लायबिलिटीज है तो एक टाइम पर बैंक की जिम्मेदारी बनेगी कि वो धन आपको वापस लौटाए, यानी आपका एक जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, एफडी हो गया, जो आप एफडी कराते हो वो एक टाइम लायबिलिटीज है बैंक की। तो एफडी है और आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा, तो टोटल बैंक के पास एफडी के फॉर्म में या फिर सेविंग और करंट अकाउंट में पड़ा हुआ धन है वो है एनडीटीएल, यानी बैंक के पास ओवरऑल जो भी रुपए पड़े हुए हैं, जो भी धन पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट में हो, करंट में हो या फिर एफडी में रखा हुआ हो, दोनों ही एनडीटीएल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक के पास दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट होते हैं जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रहता है, एक सावधि जमा होता है जिससे आप टाइम डिपॉजिट कहेंगे, जो एफडी फॉर्म में, आरडी फॉर्म में रहता है, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में। अब ये एनडीटीएल का आगे मैं बताऊंगा, जैसे केस रिजर्व रेशियो। केस रिजर्व रेशियो, बैंक के दो रिजर्व रेशियो हैं, एक सीआरआर एक एसएलआर। ये दो रिजर्व रेशियो है, बैंक को मेंटेन करने पड़ते हैं हमेशा। कोई भी बैंक है ऐसे उठकर नहीं आ जाएगा कि पूरा का पूरा जो आपने धन दिया है बैंक को, बैंक मन चाहा धन पूरा का पूरा किसी को लोन नहीं दे सकता है। आपके अकाउंट के 100 रुपये बैंक के पास पड़ा है तो बैंक उसको पूरा का पूरा किसी को वापस लोन नहीं दे सकता है। तो उसके लिए उनको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। अब सीआरआर समझो केस रिजर्व रेशियो यानी नकद आरक्षित अनुपात। सभी वाणिज्यिक बैंक केस रिजर्व रेशियो का मतलब है जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गया, जितने भी बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर को हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को हो, जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनको केस के रूप में, केस रिजर्व रेशियो है यानी केस फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख देंगे, गोल्ड फॉर्म में रख देंगे, नहीं, बिल्कुल केस फॉर्म में। जैसे आपके पास केस में रुपए पड़े रहते हैं ना, या फिर आपके अकाउंट में जो केस फॉर्म में रुपए पड़े रहते हैं, डायरेक्टली आप उसे इजीली लिक्विड एसेट होता है, सबसे अच्छा लिक्विड एसेट होता है केस होता है, केस से कोई लिक्विड ज़्यादा नहीं है। तो केस के रूप में एनडीटीएल का आरबीआई द्वारा एक फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जो भी बैंक है उनको एक फिक्स्ड केस है जो आरबीआई तय करती हैं, जैसे कि वर्तमान में केस रिजर्व रेशियो 4% है। वर्तमान में केस रिजर्व रेशियो आरबीआई ने 4.5% फिक्स कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास जो भी जमा धन है, जो भी एनडीटीएल है, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज हैं, चाहे वो एफडी फॉर्म में हो या फिर टोटल आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जितना भी बैंक के पास धन पड़ा है, उनका 4.5%, जैसे बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए पड़े हैं तो 100 करोड़ का 4.5 यानी 4.5 करोड़ रुपए है वो केस है, केस फॉर्म में वो धन आरबीआई को जमा कर देगा। जितने भी बैंक हैं वो एक फिक्स्ड परसेंटेज धन है जिसे आप केस रिजर्व रेशियो कहते हैं, वो आरबीआई के पास जमा हमेशा रहना होगा, अदरवाइज है वो बैंक पर पेनल्टी लगती है यदि बैंक है इसको मेंटेन नहीं कर पाती है। तो आप सीआरआर का मतलब इजीली समझ गए हैं कि बैंक को एक फिक्स्ड परसेंटेज जो केस है वो आरबीआई के पास जमा कराना होता है, जैसे वर्तमान में ये 4.5% है। अब ये केस फॉर्म में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आरबीआई एक्ट 1949 के तहत केस रिजर्व रेशियो कितना फिक्स हो सकता है, जैसे वर्तमान में 4.5%, जरूरी नहीं हमेशा 4.5% रहे, ये केस रिजर्व रेशियो है। शुरुआत में जब आरबीआई एक्ट 1949 के जरिए एक फिक्स रेट तय की गई कि 3 से 15% के मध्य आरबीआई केस रिजर्व रेशियो है वो रख सकती है। शुरुआत में 3 से 15%, 3 से लेकर 15 तक, लेकिन बाद में 2007 में एक संशोधन हुआ जिसमें ये रेट 0 से 15 कर दी, यानी मिनिमम जो थी 3, अब 3 से भी कम केस रिजर्व रेशियो है वो आरबीआई रख सकती है, यानी 0 से 15% के मध्य होगा। अधिकतम आपको पूछ ले कितना हो सकता है केस रिजर्व रेशियो, आप कहेंगे 15%, मिनिमम कितना भी हो सकता है। अब 2007 में संशोधन हो चुका, पहले 3 था। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। अब जैसे वर्तमान में आरबीआई ने 4.5 रखा जो कि 0 से 15 के बीच में है, तो 15 या 15 के इक्वल हो सकता है। और जो केस रिजर्व रेशियो होता है इस पर कोई भी बैंक को एक तरीके से ब्याज नहीं मिलता है। बैंक हैं जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, केस रिजर्व रेशियो है यानी केस आरबीआई के पास धन जमा करता है, तो ये सभी बैंकों को आरबीआई के पास धन दिया है बैंकों ने, तो उनके बदले आरबीआई इन्हें कोई भी एक तरीके से ब्याज नहीं देगा,
वो फ्री पार्क किया हुआ, वहाँ पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। अब ब्याज दिया जाता था, 2007 के बाद यहाँ पर ब्याज बंद कर दिया। 2007 तक केस रिजर्व रेशियो पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देती थी। तो ये 1999 में ब्याज स्टार्ट किया था, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, 2007 में इसे बंद कर दिया। तो ये हो गया आपकी केस रिजर्व रेशियो का पूरी तरीके समझ में आ गया। केस रिजर्व रेशियो में एक तो ध्यान रखना है, आरबीआई के पास जो बैंक धन जमा कराएगी वो एनडीटीएल का होगा परसेंटेज। किसका होगा? एनडीटीएल का, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज का सवाल पूछा हुआ है। केस रिजर्व रेशियो में एनडीटीएल का एक फिक्स परसेंटेज धन है वो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, यानी बैंक के पास जो भी जमा धन है उसका परसेंटेज धन एक 4.5% जो भी फिक्स रहता है 0 से 15% के मध्य, वो आरबीआई के पास रखता है, वो केस फॉर्म में रखा जाता है। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और वर्तमान में 15% से कम धन है। 1991 में नरसिम्हन समिति, अब कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम में नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में हुआ। इसकी सिफारिश के अनुसार केस रिजर्व रेशियो पहले जो 15% तक था उसे 3 से 5% तक होने, और एसएलआर अभी सिफारिश की है। केस रिजर्व रेशियो वैसे आपको बता दिया कि 15% से कम होना चाहिए। तो 1991 में ये कमेटी ने सिफारिश की कि केस रिजर्व रेशियो को पहले जब 15% था 1991 के आसपास, कि इसे कम किया जाए, पूरा का पूरा 15 न रखा जाए। सिफारिश की कि केस रिजर्व रेशियो लगभग 3 से 5% के मध्य रखेंगे तो अच्छी रहेगी इकोनॉमी। और एसएलआर है, अब एसएलआर का कंसेप्ट आगे देखेंगे क्या होता है। तो एसएलआर की दर है, अधिकतम आपको पता होगा 40% से अधिक एसएलआर नहीं रखा जा सकता है। तो इस समिति ने सिफारिश की कि 25% तक लाना था। 1991 में जब 38.5% था उसे घटाकर 25% तक लाने की सिफारिश की थी 1991 में। नरसिम्हन समिति ने केस रिजर्व रेशियो और एसएलआर की सिफारिश की, जिसमें एसएलआर की सिफारिश की 25% तक 38.5 से, और केस रिजर्व रेशियो जब उस समय 15% था उसे 3 से 5% तक लाने की सिफारिश की थी 1991 में, और ये सक्सेस भी हुआ बाद में सिफारिश के दौरान। 1991 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने 1999 से 2007 तक सीआरआर पर ब्याज भी दिया था। नरसिम्हन समिति ने ये एक सिफारिश की थी कि केस रिजर्व रेशियो है, जो बैंक का धन आरबीआई के पास रहता है उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए। तो ब्याज दिया 1999 से 2007 तक, लेकिन 2007 के बाद ब्याज देना बंद कर दिया। वर्तमान में सीआरआर 4.5%, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं। सीआरआर के माध्यम से सेंट्रल बैंक आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करती है। इस लाइन का मतलब समझिएगा, केस रिजर्व रेशियो के माध्यम से लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई। जैसे इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि केस रिजर्व रेशियो है, आरबीआई ने बढ़ा दिया, जैसे 15% तक हो सकता है, अभी 4.5% है। आरबीआई ने क्या किया कि केस रिजर्व रेशियो 10% कर दिया। अब केस रिजर्व रेशियो सीआरआर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास जो भी जमा धन है उनमें से ज़्यादा धन है वो आरबीआई को देना पड़ेगा। मतलब बैंक के पास अभी धन कम रह जाएगा, यानी बैंक को लोन देने के लिए धन कम रहेगा। जब बैंक के पास लोन देने के लिए धन कम रहेगा, क्योंकि इन्होंने बैंक ने धन आरबीआई के पास जमा कर दिया, सीआरआर ज़्यादा होने के कारण उनको एक फिक्स परसेंटेज जमा करना होता है। ज़्यादा सीआरआर हो गया तो ज़्यादा धन आरबीआई के पास उनको रखना ही पड़ेगा। तो बैंक के पास धन कम हो जाएगा, धन कम होगा तो लोगों को लोन कम दे पाएगी, लोगों को लोन नहीं दे पाएगी तो लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाएगी। इसका उल्टा कर दे, यानी केस रिजर्व रेशियो कम कर दे। अब केस रिजर्व रेशियो कम कर दिया मतलब क्या हुआ कि बैंकों के पास धन ज़्यादा हो गया, क्योंकि आरबीआई के पास टोटल डिपॉजिट का धन है वो कम रखना पड़ेगा। तो बैंकों के पास धन ज़्यादा हो गया तो बैंक ज़्यादा धन को क्या करेगी, लोगों को लोन बांटेगी। लोगों को लोन बांटेगी, केस रिजर्व रेशियो कम हो गया तो लोगों को लोन बांटने के लिए वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा धन है, लोगों को ज़्यादा धन देना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट कम कर सकती हैं। लोगों के पास धन ज़्यादा चला जाएगा, उस केस में तरलता बढ़ जाएगी, लोग इजीली कोई भी वस्तुएं खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास मनी आ गई है। तो केस रिजर्व रेशियो से इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को इस प्रकार आप कंट्रोल कर सकते हो। सीआरआर बढ़ाकर तरलता को कम कर सकते हैं और सीआरआर घटाकर तरलता को बढ़ा सकते हैं। तो सीआरआर और तरलता एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर इसका कह सकते हो सीआरआर बढ़ाकर मुद्रास्फीति है इसको कम कर सकते हैं। सीआरआर बढ़ाकर कम कैसे कर सकते हैं, सीआरआर बढ़ेगा तो लोगों के पास धन नहीं आ पाएगा, क्योंकि बैंक का धन है वो आरबीआई के पास ज़्यादा रहेगा, बैंक लोगों को नहीं दे पाएगी। जब लोगों के पास धन नहीं आएगा तो लोगों की डिमांड घट जाएगी चीज़ों को खरीदने में। कोई वस्तु को खरीदने की यदि मांग कम हो जाएगी तो अपने आप वस्तु की रेट को कम करना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि लोग उनको खरीद नहीं रहे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। उस केस में वस्तु की रेट कम हुआ तो अपने आप महंगाई कम हुई, मुद्रास्फीति कम हुई। तो केस रिजर्व रेशियो को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं, और केस रिजर्व रेशियो यदि घट गया तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएंगे। लोगों के पास पैसा आने का मतलब लोग
कोई डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों को खरीदने में, तो चीज़ों की रेट बढ़ानी पड़ेगी। सो वहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, CRR यदि कम हो गया तो। ये आप समझ सकते हैं। तो RBI को यदि लोन देने से रोकना है, अधिक लोन देने से रोकना है, तो बैंकों के पास धन कम करने के लिए वो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, ताकि वो धन RBI के पास ज़्यादा चला जाएगा। ये कंसेप्ट आपका बार बार काम आएगा, आप समझ लेना। नेक्स्ट अपन बात करें SLR की, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या चीज़ है दोस्तों? अब वैधानिक तरलता अनुपात है। कैश रिजर्व रेशियो में आपने देखा, केस फॉर्म में बैंकों को धन RBI के पास जमा करना पड़ता है, और SLR में आपको धन सभी, जैसे बैंक के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 4.5 रुपये, मान लेते हैं रफ फॉर्म में 5 रुपये उन्होंने RBI को दे दिया CRR रूप में। अब बैंक के पास 95 रुपये रहे। अब ऐसा नहीं है कि बैंक 95 रुपये के 95 रुपये आगे लोन दे सकती है, ऐसा नहीं कर सकती है। अब बैंक को इन 95 में से कुछ रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। 95 में से एक फिक्स्ड परसेंटेज है वो रिजर्व में रखना पड़ेगा, तो वो फिक्स्ड परसेंटेज SLR के फॉर्म में तय करती है RBI। जैसे अभी SLR 18% तय है, बैंक के पास टोटल 100 रुपये हैं, उनमें से 18 रुपये उनके पास हमेशा हमेशा रहना ही चाहिए, नहीं टोटल के टोटल लोन नहीं दे सकती है। और 4 रुपये ऑलरेडी, जैसे 4.5% आपका CRR है, तो वो 5% मान लेता हूँ, 5% कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रह गया, 18 ये रह गया, तो 18 और 5 हो गए 23। तो 23% तो अपने आप हैं, वो धन फ्रीज हो गया है, वो लोगों को लोन नहीं दे सकती है। लोगों को लोन बचा हुआ जो 77% है वो दे सकते हैं। तो ये आपको जो SLR फॉर्म में बैंकों के पास धन रखना पड़ता है, वो बैंक अपने पास रखती है, न कि RBI के पास रखती है। जैसे केस रिजर्व रेशियो में आपने क्या किया, बैंक ने धन RBI के पास जमा कराया, वो केस फॉर्म में करवाया। और SLR में क्या करती है, बैंक है वो NDTL का एक फिक्स्ड परसेंटेज है। यहाँ पर SLR में भी NDTL टर्म आ रहा है, यानी बैंक के पास जो भी जमा धन है, चाहे वो FD फॉर्म में हो, चाहे सेविंग अकाउंट में हो, चाहे करंट अकाउंट में, उसका एक न्यूनतम प्रतिशत है जो बैंक को केस फॉर्म में बैंक रख सकती है, गोल्ड फॉर्म में रख सकती है बैंक, या फिर अदर सिक्योरिटीज़ में रख सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स वगैरह है, उनमें रख सकती है। तो आपने देखा किस प्रकार SLR में धन है, एक तरीके से केस फॉर्म में बैंक रख सकती है अपने पास, गोल्ड में रख सकती है अपने पास, यानी एक तरीके से वो लोन नहीं देना है, एक परसेंटेज है। अब CRR में क्या था, फिक्स्ड केस फॉर्म में रखना था, और SLR में इनके पास ऑप्शन हो गए हैं, वो केस में भी रख सकती है, गोल्ड रख सकती है, या फिर सिक्योरिटीज़ फॉर्म में रख सकती है। प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटीज़ क्या होती है? जैसे मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करूं, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई विकास योजना आई, अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। ऐसा तो है नहीं टैक्स से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, तो कभी बार पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। उस केस में गवर्नमेंट जनता से, पब्लिक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेती है, पैसे लेती है। वो किस प्रकार पैसे लेती है, तो वो सिक्योरिटीज़ जारी करती है, बॉन्ड्स जारी करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी करती हैं, जिसमें एक तरीके से उन्हें फिक्स्ड परसेंटेज मनी फिक्स्ड परसेंटेज ब्याज दिया जाता है। जैसे इसका ब्याज थोड़ा ज़्यादा रहता है FD वगैरह से, तो लोग इंटरेस्ट रहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करने के लिए। तो गवर्नमेंट उनको सेल करके लोगों से पैसे ले लेगी, और उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज है वो ब्याज दे दिया जाएगा, ताकि विकास कार्यों में पैसे काम में लिया जा सके। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर बैकअप रहता है, तो एक तरीके से सेफ है ये सिक्योरिटीज़। तो बैंक है वो सिक्योरिटीज़ बाई कर सकती है इस टाइप से, गवर्नमेंट को धन दे दिया और सिक्योरिटीज़ बाई कर दी। तो ये सिक्योरिटीज़ फॉर्म में एक तरीके से अब उनके पास सिक्योरिटीज़ के, यानी उनके पास प्रूफ हो गया कि वो मैं गवर्नमेंट से वापस, जब गवर्नमेंट इसको बाई करेगी सिक्योरिटीज़ को, तो मेरे को धन दे देगी। तो ये सभी सिक्योरिटीज़ फॉर्म में SLR है वो रखा जा सकता है, गोल्ड फॉर्म में रखा जा सकता है, लिक्विड केस में रखा जा सकता है। तो ये फिक्स्ड परसेंटेज है वो बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य है। CRR में बैंक ने RBI को जमा कराया, और SLR कुल जमा के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है। जैसे वाणिज्यिक बैंक को तरल संपत्तियों में निवेश करना होता है, लिक्विड संपत्ति होना चाहिए। लिक्विड एसेट का मतलब केस अपने आप में लिक्विड है, जिसे आसानी से आप कन्वर्ट कर सको केस में। तो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, जैसे गोल्ड है, केस है, सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, ये सभी लिक्विड एसेट हैं। तो लिक्विड एसेट को वो रिजर्व फॉर्म में रख सकती हैं SLR के लिए। RBI एक्ट 1949 में शुरुआत में SLR था 25 से 40%, यानी शुरुआत में 1949 में कि SLR है वो 25 से 40% के मध्य RBI तय कर सकती थी। लेकिन 2007 में मिनिमम लिमिट 25% को हटा दिया, अब 0 से 40%, यानी 0 से 40% के मध्य RBI SLR तय कर सकती है। SLR कम ज़्यादा करके, CRR कम ज़्यादा करके, दोनों में समान चीज़ होती है। जब SLR कम हो जाएगा तो बैंक के पास रिजर्व रखने की बजाय लोगों को धन देना है,
वो आसान हो जाएगा, बैंक के पास ज़्यादा धन रहेगा। जब SLR है वो अधिक कर दिया तो उस केस में बैंक के पास लोगों को लोन देने के लिए धन कम रहेगा, रिजर्व में ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इन दोनों के द्वारा SLR और CRR का कंसेप्ट सेम है। आपने जो CRR का देखा वही आप मुद्रास्फीति वगैरह में SLR का अप्लाई कर सकती है। तो CRR और SLR में अंतर की बात करूं, CRR में बैंक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता था और SLR में ये गोल्ड फॉर्म में है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है अपने आप में, तो एक तरीके से इस पर इनको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है ब्याज। और सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं, बैंक यदि बाई करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उस केस में उनको ब्याज मिलता है सिक्योरिटीज़ फॉर्म में। लिक्विड केस है तो नहीं होगा, लेकिन गोल्ड फॉर्म में अदर सिक्योरिटीज़ है उस केस में SLR में बैंक के पास यदि पड़ा हुआ धन भी है ना वो एक तरीके से उनको ब्याज कमा के देगा, लेकिन केस रिजर्व रेशियो में नहीं दे रहा था, ये एक अंतर हो गया। और वर्तमान में SLR है वो 18% है, ध्यान रखिएगा, और ये SLR 40% तक अधिकतम हो सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और 56 भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अब SLR और CRR किसको मेंटेन करना है, तो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो RBI एक्ट की धारा 24 और 56 के तहत, इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, इनको SLR है नहीं रिजर्व रखना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा धन उनके पास जितना भी NDTL रहता है वो लोगों को वो लोन में नहीं दे सकते हैं, उनका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज है हमेशा बैंक के पास लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए, लिक्विड एसेट के में रहना चाहिए, जो गोल्ड फॉर्म में रह सकता है, चाहे केस में रह सकता है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रह सकता है, वो उनका एक रिजर्व में रहना चाहिए, वो लोगों को लोन नहीं दे सकती है। SLR ये एक परसेंटेज है। अब सभी बैंकों को SLR और CRR की पाक्षिक रिपोर्ट देनी पड़ती है RBI को, यानी 15 दिवस की रिपोर्ट। अब ये 15 दिवस की रिपोर्ट में उनको ये मेंटेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारा SLR और CRR है वो फिक्स परसेंटेज जो RBI के द्वारा निर्धारित है उसके अंतर्गत आ रहा है। CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों का मुख्य उद्देश्य लिक्विडिटी बनाए रखना है, तरलता बनाए रखना है। CRR और SLR को यदि ज़्यादा कर दिया, इन दोनों की रेट ज़्यादा बढ़ा दी, तो बैंक के पास अब पैसे कम हो जाएंगे, तो पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि ये रिजर्व फॉर्म में बैंक को रखने पड़ेंगे, तो बैंक के पास कम होंगे, जनता को कम दे पाएगी, तो जनता के पास पैसे कम आएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। CRR और SLR घटाकर बैंक के पास जनता को देने के लिए पैसे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो लिक्विडिटी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो आप CRR और SLR के जरिए। RBI SLR के द्वारा CRR बढ़ाने की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अपनी तरल संपत्ति को बेचने से रोकता है। SLR का उपयोग RBI द्वारा बैंक में लोन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, लोन है कम ज़्यादा देना है, मैंने बता दिया। RBI SLR के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कराता है। बिल्कुल, SLR है, SLR का मतलब है उनको रिजर्व में रखना पड़ेगा। रिजर्व में रखने के लिए ऐसे तो खाली केस तो रखेगी नहीं, ऐसा रिजर्व रखा जाए ताकि उन पर ब्याज मिल सके, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई कर देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर उनको ब्याज मिलता रहेगा। तो एक तरीके से SLR के द्वारा RBI उनको एक तरीके से बाधित कर देता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करो, यानी गवर्नमेंट को पैसे दो। RBI के द्वारा SLR बढ़ाने से बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक पैसा लगाते हैं और अर्थव्यवस्था में नकदी का स्तर कम हो जाता है। SLR बढ़ा दिया यानी बैंक के पास क्या हो गया, उनको रिजर्व में ज़्यादा धन रखना पड़ेगा। वो रिजर्व में रखने के लिए वो बैंक क्या करेगी, फ्री तो पार्क नहीं करेगी, उसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई कर देगी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई की तो गवर्नमेंट के पास पैसे चले गए, गवर्नमेंट के पास पैसे चले गए तो अर्थव्यवस्था में नकदी का स्तर है वो कम हो गया। SLR कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता रह जाती है, ये कंसेप्ट आपको बता दिया है। SLR द्वारा बैंक अपने पास लिक्विड एसेट रखते हैं। बिल्कुल, SLR के द्वारा लिक्विड एसेट रखे जाते हैं जो कि आसानी से केस में कन्वर्ट हो सकें, जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकती है, गोल्ड आ सकती है। CRR में बैंकों को ब्याज नहीं मिलता है, SLR में मिल जाता है। अब SLR सिक्योरिटीज़ की मैं बात कर रहा था, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ फॉर्म में बैंक है वो बाई कर सकती है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़, जैसे आपने गोल्ड में रख सकते हैं, केस में रख सकते हैं और सिक्योरिटीज़ में रख सकते हैं, जिसमें मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताया। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अतिरिक्त यहाँ पर एक तो डेटेड सिक्योरिटी होती है भारत सरकार की। अब सिक्योरिटीज़ अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो SLR प्रतिभूतियों में डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो कम समय के बिल्स होते हैं, एक तरीके से कम समय की सिक्योरिटीज़ होती हैं। भारत सरकार की जो दिनांकित प्रतिभूतियां हैं समय समय पर बाजार उधार कार्यक्रम और बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत जारी की जाती है। और SDL राज्य विकास ऋण, ये भी एक तरीके से राज्य की सिक्योरिटीज़ हो गई। किसी अन्य लिखित को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यदि अधिसूचित किया गया, वो सभी सिक्योरिटीज़ हैं वो बाई कर सकती है। सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये बार बार मैं नाम ले रखता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स हैं। इसका थोड़ा और देखें, टर्म की बात करें जहाँ से इनमें आप विशेषकर ध्यान रखना है आपको, यदि इकोनॉमिक्स में
टर्म्स का अर्थ आ गया है, उसका कंसेप्ट आप समझ गए, तो सवाल कैसा भी घुमा कर आ जाए आप उसे इजीली कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म सरकारी प्रतिभूतियों को, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बॉन्ड्स भी कह सकते हो, बॉन्ड्स कह लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कह दो, मतलब गवर्नमेंट को विकास कार्य कराना है तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए वो जनता से डायरेक्ट पैसे ले सकती है, उसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जारी करती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो गवर्नमेंट सेल करती है, सेल से ही तो उन्हें पैसा आएगा। और पब्लिक की हो गया या फिर अदर जो भी बैंक है, इंस्टीट्यूट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो उनको बाई करती है, बाई करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। और गवर्नमेंट है, आप कहेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ही क्यों बाई करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इसलिए बाई करें क्योंकि उस पर एक तो गवर्नमेंट का बैकअप है, यानी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट का यहाँ पर वादा है कि वो आपका डूबेगा नहीं। सेकंड, इस पर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, एफडी वगैरह से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। थर्ड चीज़, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बार है, मार्केट में मंदी आ जाती है या फिर शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लग जाता है, संकट की स्थिति आ जाती है, तो जो कंपनियों का पैसा शेयर में पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे शेयर से निकालेंगे, तो निकालेंगे तो फ्री तो रखेंगे नहीं, वो कहाँ पर डालेंगे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल देंगे ताकि उनको एक फिक्स्ड अच्छा सा रिटर्न मिलता रहे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इसलिए लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और लोग इनको पैसे देंगे। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे आप सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल भी कह सकते हो। अब देखिए, आमतौर पर 1 वर्ष से भी कम समय की मैच्योरिटी वाली प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो इनका भी एक मैच्योरिटी पीरियड है कि आपने 1 साल है, 1 साल में आपको क्या मिल जाएगा वापस, बाई आपने जो सिक्योरिटी ली है वापस है वो रीपर्चेज कर लेगी सामने वाली चीज़, और आपको सेल करनी पड़ेगी, और आपको उसके बदले जो भी आपने धन दिया वो मिल जाएगा, प्लस उसका ब्याज मिल जाएगा। तो एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है। यदि ट्रेजरी बिल है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 वर्ष से कम रहता है। और ट्रेजरी बिल है ये होता है दोस्तों 91 दिन का या 182 दिन का या 364 दिन का, यानी 1 वर्ष से कम होता है। ज़्यादातर 91 डे, 182 डे, 364 डे, ये ध्यान रखिएगा, इनका पीरियड रहता है जो कि शॉर्ट टर्म की है। दीर्घकालिक या फिर 1 वर्ष या उससे अधिक की मैच्योरिटी वाली जो प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ हैं, इन्हें सरकारी बॉन्ड कहा जाता है या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से अधिक होता है, या फिर डेटेड सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से अधिक होता है, ट्रेजरी बिल का 1 साल से कम होता है। ये समझ लो, बाकी सिक्योरिटीज सेम ही है, इसका मैच्योरिटी पीरियड फर्क है। सरकारी प्रतिभूतियाँ, जिसे जीसैक भी आप कह सकते हो, वे सर्वोच्च प्रतिभूतियाँ हैं जो भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ये देखिए गवर्नमेंट है जो सिक्योरिटीज़ हैं, नाम आ रहा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसको जारी कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, और गवर्नमेंट के लिए आरबीआई कर रहा है। तो आरबीआई है ये गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बाजार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में सेल की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, कोई चीज़ आप सेल करेंगे तभी आपके पास धन आएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की तो पब्लिक का धन है वो बैंक के पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया, या फिर सरकार के पास आ गया। भारतीय केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड दोनों जारी करती है। भारतीय जो केंद्र सरकार है गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी जारी करती है, ट्रेजरी बिल भी करती है, आरबीआई के जरिए करती है। राज्य सरकार केवल सरकारी बॉन्ड जारी करते हैं जिसे राज्य विकास ऋण कहा जाता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन है जो सरकारी बॉन्ड है, राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और सरकारी बॉन्ड जो केंद्र सरकार जारी करती है वो ट्रेजरी बिल भी कर सकती है और गवर्नमेंट बॉन्ड भी कर सकती है। ट्रेजरी बिल है जो 1 वर्ष से कम मैच्योरिटी पीरियड का होता है, सरकारी बॉन्ड है 1 वर्ष से ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड का होता है। तो एसडीएल केवल जारी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ट्रेजरी बिल का मैंने बता दिया 91 डे, 182 डे, 364 डे होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग डेटेड मैच्योरिटी वाली होती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन है ये भी लॉन्ग डेट वाले होते हैं, मैच्योरिटी पीरियड इनका ज़्यादा होता है। सरकारी बॉन्ड है ये सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बता दी है आपको, जनता से किस प्रकार फंड लेगी। बॉन्ड के प्रकार हैं, अब बॉन्ड है गवर्नमेंट हो सकता है बॉन्ड, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को ही पैसे चाहिए, कोई कंपनी को पैसे चाहिए, उन्होंने सिक्योरिटीज़ निकाल दी है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकता है। म्यूनसिपल को चाहिए, म्यूनसिपल को, नगर पालिका को, एजेंसियों को चाहिए, तो वो ये अलग अलग प्रकार के बॉन्ड सेल करते हैं। अब जो बॉन्ड होते हैं इन पर एक ब्याज मिलता है। जो भी गवर्नमेंट है बॉन्ड सेल करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है, तो उनको ब्याज देना पड़ता है, उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है। तो जो इंटरेस्ट रेट है इसे बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड लब्धि आप कहेंगे, बॉन्ड उपज आप कह सकते हो। बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक को बॉन्ड पर प्राप्त होता है। यानी कोई भी निवेशक है
क्यों किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि उन पर उनको ब्याज मिल रहा है। जो ब्याज मिल रहा है इसे आप यील्ड बोलते हो, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड बॉन्ड की कीमत से भिन्न होता है। अब एक होती है बॉन्ड की वैल्यू, एक होता है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड है वो ब्याज है, बॉन्ड की वैल्यू अलग चीज़ है। बॉन्ड की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। किस प्रकार हो सकती है? जैसे कि मार्केट में मंदी आ गई, शेयर मार्केट में पैसे धड़ाम से लोग निकाल रहे हैं, तो मार्केट में मंदी आ गई, शेयर मार्केट से निकाल रहे, तो वो पैसा लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उनको गारंटी देती है एक तरीके से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डालेंगे। कोई 100 रुपये का, मान लेते हैं 100 रुपये का बॉन्ड है, जारी किया गया है, 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया गया है। अब लोगों की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ मंदी अर्थव्यवस्था में आ गई है, ऐसा दौर आ गया है, तो उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ी तो उस बॉन्ड की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया था, लेकिन अब उसकी वैल्यू है वो 110 रुपये। कोई आदमी, अमुक आदमी, बी आदमी है, उसे 110 रुपये में खरीदने को तैयार बैठा है। तो बॉन्ड यील्ड तो फिक्स था पहले, जैसे 10% उनको इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा था। अभी उसकी वैल्यू 110 हो गई, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो वही है ना। तो बॉन्ड यील्ड 110 पर ये 10% कम हो गई। 100 पर 10% था, 110 पर ये 10% अपने आप में कम रेट हो जाएगा, यानी कम परसेंटेज बन जाएगा 100 के बेस पर। तो बॉन्ड यील्ड कम हो गया किस केस में? जब बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने से बॉन्ड यील्ड कम हो जाता है। और इसका उल्टा हो जाए, लोग बॉन्ड से पैसे निकालना स्टार्ट कर दे, तो बॉन्ड की वैल्यू जैसे घट गई, 90 रुपये आ गई, तो 90 रुपये पर 10% है वो ज़्यादा हो गया अपने आप में, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड है वो कब ज़्यादा होता है? जब बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं, बॉन्ड की वैल्यू और बॉन्ड यील्ड, ये आप समझ रहे होंगे। तो ये बॉन्ड का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों, सीआरआर आपने देख लिया, एसएलआर आप देख लिया। किस प्रकार एसएलआर और सीआरआर के जरिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार एसएलआर और सीआरआर के जरिए लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, ये आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जान लेते हैं। अब रेपो रेट आप देखते हो REPU, ठीक है, REPU। अब रेपो का इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको कभी पूछ लें। रेपो का मतलब है रीपर्चेसिंग ऑप्शन, रीपर्चेसिंग ऑप्शन या फिर रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? रेपो रेट आपको आसान भाषा में बताएं तो जो भी कमर्शियल बैंक हैं, जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है, जो भी बैंक हैं, उनको कभी न कभी पैसों की आवश्यकता रहती है। ऐसा तो है नहीं उनके पास अनलिमिटेड पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि बैंक हैं, काफ़ी पैसा तो उनका कैश रिजर्व रेशियो में रिजर्व रहता है और काफ़ी एसएलआर के फॉर्म में उन्हें रखना पड़ता है। तो कभी डिमांड ज़्यादा हो गई लोगों की लोन लेने की, तो बैंक क्या करती हैं, या फिर बैंक के पास ऐसी मुसीबत आ गई, लोगों को लोन ज़्यादा दे दिया, वो सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो बैंक है वो आरबीआई के पास जाएगी कि मेरे को पैसे दे दो। आरबीआई के पास जितने भी बैंक जाएगी कि मेरे को पैसे दो। आरबीआई के ऐसे फ्री में थोड़ा ही दूंगा, मैं आपसे कुछ लोन ऐसा पैसा दूंगा जहां पर मैं आपको से ब्याज लूंगा उस पैसे पर, तो क्या आप चाहे ब्याज ले लो, मेरे को पैसे दे दो। तो वो ब्याज रेट है, उसे आप रेपो रेट कहेंगे। अब बैंक रेट और रेपो रेट किस प्रकार अलग है वो भी बताऊंगा। लेकिन आरबीआई यदि बैंकों को लोन दे रही है तो आप कहेंगे ऐसे फ्री में कैसे दे रही है लोन, कुछ न कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा, क्या गारंटी है कि वापस न लौटाए। तो आरबीआई क्या करेगी, इन बैंकों से कुछ कोलेट्रल, जैसे आप गिरवी बोलते हो, जैसे समपार्श्विक बोल सकते हो, कोलेट्रल बोल सकते हो, जैसे आप सिक्योरिटी बोल सकते हो, वो रखेगी आरबीआई के पास ये सभी बैंक। तो आरबीआई के पास ये जो सिक्योरिटीज़ रखी जाती है, अमूमन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह आप समझ गए होंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में ये गिरवी रखेगी बैंक आरबीआई के पास, और आरबीआई उन्हें कुछ धन देगी जो कि उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें धन देगी। जिस ब्याज दर पर वो धन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट में गिरवी रखना जरूरी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एसएलआर के अतिरिक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसएलआर के फॉर्म में आपके पास रिजर्व सिक्योरिटी पड़ी है वही गिरवी डाल दे, नहीं, वो नहीं रख सकते। वो बैंक के पास एसएलआर के अतिरिक्त यदि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह है उसको वो गिरवी रखेंगे। एसएलआर तो उनका अलग से रिजर्व में पड़ा हुआ है, उनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि अलग एसएलआर के अतिरिक्त इनके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी है और इनको चाहिए लिक्विड केस, तो वो उनको आरबीआई के पास गिरवी रखेगी और आरबीआई से ले लेगी लोन, और जिस ब्याज दर पर वो लोन देगी आरबीआई, इसे आप कहते हो रेपो रेट। अब यहाँ पर ये रीपर्चेजिंग कहाँ से आ गया? अब बैंक ये रेपो रेट होता है ना, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे ज़्यादातर ओवरनाइट रहता है, बैंकों को ओवरनाइट से केवल एक नाइट का पैसा चाहिए, केवल एक दिन का पैसा चाहिए, तो वो रेपो रेट पर लेता है पैसा। इसके बदले इन्होंने कोई चीज़ गिरवी रखी। अब बैंक क्या करेगी, जो चीज़ इन्होंने गिरवी रखी थी उसको वापस बाई करेगी, रीपर्चेज कर लेगी।
कब? जब वो पैसा आरबीआई को लौटा देगी ब्याज सहित, तो अपनी जो सिक्योरिटीज उन्होंने रखी थी, जो गिरवी चीज़ रखी थी, उनको वापस बाई करेगी, तो रीपरचेज करेगी वो। तो ये रीपरचेज का एग्रीमेंट बनाती है बैंक कि मैंने जो, बैंक बोलती है मैंने जो आपको चीज़ दी है गिरवी आरबीआई को, वो मैं वापस बाई करूँगा, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। तो रीपरचेज वाला एग्रीमेंट बनाया, तो चीज़ को गिरवी दिया और वापस बाई किया, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी पे किया जो रेपो रेट के दर पर पे किया जाता है। तो ये रीपरचेज एग्रीमेंट होता है, जिसे रीपरचेजिंग ऑप्शन आरई, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेपो, ये रेपो हो गया, आरईपीओ रेपो। तो बैंक आरबीआई को जो क्वालिफाइंग सिक्योरिटीज बेचकर आरबीआई से ऋण प्राप्त करती हैं, तो ऐसे फ्री में नहीं करती, उन्हें कुछ गिरवी चीज रखनी पड़ती है। बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट पर लोन लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड आदि को गिरवी रख सकती है। तो ये जो बैंक लोन देती है आरबीआई से, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ केवल नाइट भर के लिए लोन लेते हैं, 48 घंटों की अवधि में लोन लेते हैं, वो रेपो रेट पर लोन दिया जाता है। बैंक रेट में क्या होता है, जो लोन आरबीआई से लेती है बैंक, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेती है। जैसे 28 दिन के लिए लोन लिया, तो वो रेपो रेट पर बैंक आरबीआई लोन नहीं देगी, उनके लिए वो बैंक रेट पर लोन देगी। बैंक रेट रेपो रेट की तरह ही होता है, लेकिन बैंक रेट में क्या होता है, ये बैंकों को आरबीआई के पास कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, डायरेक्टली लोन मिल जाता है, चीज़ों को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। गिरवी रखेंगे तो रीपरचेज करना पड़ेगा, इसलिए रेपो हो गया। गिरवी नहीं रखेगा तो वो बैंक रेट हो गया। तो बैंक रेट में थोड़ा और मैं बता दूंगा। बाकी रेपो रेट में एक तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा, और गिरवी के फॉर्म में आप, मैं बोल रहा हूँ गिरवी यानी कोलेटरल संपार्श्विक है, उसमें आप ट्रेजरी बिल रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हो। मूल ऋण राशि और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के बाद बैंक इन प्रतिभूतियों को पुनः खरीद करती है। बैंक ने जो गिरवी चीज रखी वो दोबारा बाई कर लेगी, और बैंक दर पर ये जो प्रतिभूतियां हैं संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखे बिना लोन मिलता है। तो बैंक रेट पर बैंकों को चीज़ें गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, इसलिए बैंक रेट ज़्यादा होती है। और जब चीज़ें गिरवी रख देंगे तो कम रेट पर भी ब्याज मिल जाता है। गिरवी नहीं रखेंगे तो बैंक रेट हमेशा आपको पता होना चाहिए रेपो रेट से ज़्यादा होती है। रेपो रेट पर लोन लेने के लिए बैंक्स को एसएलआर सिक्योरिटी के अलावा, मैंने आपको बता दिया है कि एसएलआर के फॉर्म में ऑलरेडी उनके पास कुछ रिजर्व पड़ा था, उसके अतिरिक्त उनको लोन लेने के लिए गिरवी रखना पड़ेगा। एसएलआर गिरवी नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों तय करती है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर वगैरह आपने देखे 6 सदस्यों की जो कमेटी थी, वो ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करती है। कितना फीसदी इंटरेस्ट पर वो ब्याज देगी आरबीआई, वो तय किया जाता है। रेपो और रिवर्स रेपो का उपयोग अल्पकालिक उधार लेने और देने के लिए किया जाता है। इसकी अवधि रात भर से लेकर 48 घंटे ओवरनाइट होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लोन के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग होता है। अब थोड़ा और लॉन्ग टर्म में यदि बैंकों को ऐसा नहीं है ओवरनाइट ही पैसे लेने हैं आरबीआई से, जब ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा हो जाए, 7 दिन की हो जाए, 14 दिन की हो जाए, 28 दिन की हो जाए, तो उस केस में वो टर्म रेपो पर, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है, रेपो रेट वाला ही देना है, तो टर्म रेपो पर लोन लेगी। तो टर्म रेपो है जहाँ रेपो लंबी अवधि के लिए रहता है। अमूमन रेपो रेट में 48 घंटे की अवधि का रहता है, वो चीज़ें मेंटेन कर लेती है और 15 दिन की एक रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि हमारे एसएलआर और सीआरआर है वो एक तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यदि मेंटेन नहीं रहता है तो वो रेपो रेट पर आरबीआई से पैसे ले लेगी और बता देगी कि भाई ये हमारे पास इतना फंड पड़ा हुआ है जो कि रिजर्व में है, जो आरबीआई से उन्होंने ले लिया पैसा और नाइट भर में वापस लौटा दिया। तो इन चीज़ों के लिए वो एक ओवरनाइट के लिए बाई करती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा केवल ओवरनाइट के लिए क्यों लेती है पैसे, क्योंकि उनको एक 15 दिन की रिपोर्ट देनी पड़ती है आरबीआई को कि उनके पास कैश रिजर्व रेशियो है, वो पड़ा हुआ फिक्स परसेंटेज के फॉर्म में आरबीआई के पास, और एसएलआर है वो फिक्स्ड है। यदि एसएलआर में कमी वगैरह हो जाती है, लोगों को पैसे ज़्यादा दे दिए, तो वो कहीं ना कहीं रुपए उठाएगी, या तो वो कॉल मार्केट से उठा देगी। कॉल मनी मार्केट में मैंने बताया कि कॉल मनी मार्केट का मतलब है बैंकों का आपस में एक ऐसा ग्रुप होगा जो एक दूसरे को धन देगा, मनी देगा, कमी पड़ने पर एक दूसरे को वो साझा करेंगे बिना संपार्श्विक रखे, बिना गिरवी रखे। तो कॉल मनी मार्केट की थोड़ी रेट ज़्यादा रहती है। यदि अब ऐसा नहीं है, आप रेपो रेट से अनलिमिटेड रुपए उठा सकते हो, इसका भी एक फिक्स्ड परसेंटेज रहता है कि टर्म रेपो से आप, जैसे मैं आपको बताऊं, बैंक्स रेपो रेट पर एनडीटीएल का केवल 0.25% उठा सकती है। बैंक के पास यदि 100 रुपये है ना, उसका 0.25 रुपये है, बैंक के पास टोटल धन जमा 100 है और लोन लेने जाएगी आरबीआई के पास रेपो रेट के तहत, तो केवल उन्हें 0.25 रुपये मिलेगा। यदि टर्म रेपो पर उठाती है, यानी टर्म रेपो का मतलब है थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए, तो 0.75% मिल जाएगा, तो 1% हो गया टोटल। यानी एक तरीके से रेपो पर बैंक को एनडीटीएल का टोटल 1% ही लोन मिलता है। 100 करोड़ है तो वो 1 करोड़ रुपए है वो आरबीआई से रेपो रेट पर उठा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता है। इससे ज़्यादा की यदि उसको ज़रूरत है तो वो कॉल मनी मार्केट में जाएगा, या फिर
उनको बैंक रेट पर उठाना पड़ेगा या फिर उनको SLR को गिरवी रखना पड़ेगा। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो बताऊंगा, उसमें आप समझेंगे किस प्रकार काम करती है। तो फिलहाल रेपो रेट पर आरबीआई से एनडीटीएल का 1% तक टोटल है वो लोन लिया जा सकता है। रेपो रेट का उपयोग आरबीआई द्वारा मार्केट में धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार, जैसे कि महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने का कारण है लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। अब लोगों के पास पैसे कम कैसे करना है, लिक्विडिटी को कम कैसे करना है, तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास अब धन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गई तो कोई भी बैंक है वो आरबीआई से डायरेक्टली लोन नहीं ले पाएगी, क्योंकि यदि लोन लेगी तो ब्याज दर ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, उनको ब्याज दर ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, तो वो लोन नहीं दे सकती है ज़्यादा। तो वो लोन कम लेगी, तो बैंकों के पास धन कम हुआ, तो बैंकों के पास धन कम हुआ तो लोगों को क्या दे पाएगी, लोगों को धन कम दे पाएगी लोन, या फिर लोगों को देगी तो वहाँ पर बैंक रेट ज़्यादा होगी। लोगों को लोन देगी तो लोन की जो दर है, ब्याज दर है वो ज़्यादा रहेगी। ब्याज दर ज़्यादा रहेगी तो लोग हैं वो चीज़ें लोन नहीं ले पाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें खरीदेंगे कैसे। जब चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। इसके उल्टा यदि रेपो रेट को कम कर दे, रेपो रेट कम होने का मतलब है आरबीआई से जितने भी बैंक्स हैं वो इजीली कम ब्याज पर पैसे ले सकती हैं। अब ज़्यादा बैंक के पास पैसे आ गया, उधार वगैरह ले लिया, तो वो जनता को भी पैसे ज़्यादा दे पाएगी और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर दे पाएगी। कम ब्याज दर होगी तो जनता भी बैंक के पास जाएगा, भाई कम ब्याज पर पैसा मिल रहा, फटाफट बैंक से पैसा लो और चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करेंगे। अब चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई, वस्तु तो एक ही है, खरीदने वाले ज़्यादा है, तो अपने आप उस वस्तु की रेट बढ़ानी पड़ेगी। तो उस वस्तु की रेट बढ़ी, जैसे अब टमाटर हुआ कि 200 रुपये किलो हो गया, क्योंकि लोग खरीदने वाले ज़्यादा, टमाटर कम है, डिमांड बढ़ गई तो टमाटर की रेट बढ़ गई। तो इसी प्रकार लोगों के पास पैसे बढ़ गए तो लोग चीज़ें खरीदने ज़्यादा जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो जब बैंक रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, रेपो रेट वगैरह ये कम होती है तो महंगाई एक तरीके से बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई को इन दोनों रेटों को कम ज़्यादा करके। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। मंदी की स्थिति में आरबीआई रेपो रेट है वो कम कर देती, बिल्कुल मंदी की स्थिति में है, जब मंदी हो गई, लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं तो रेपो रेट कम की, ताकि लोगों के पास पैसे आए तो लोग खरीदें इनको। रिवर्स रेपो क्या होती है, रेपो का उल्टा है, रिवर्स रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन रहा है यहाँ पर। अब रिवर्स रेपो में ये उल्टा हो रहा है। पहले क्या कर रहा था, बैंक है वो आरबीआई के पास जा रहा था और आरबीआई से पैसे ले रहा था। अभी क्या हुआ, बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो गए कि भाई लोगों को भी नहीं ले रहे हैं, इतने पैसे हो गए कि लोगों को लोन देने के बावजूद उनके पास पैसे बच रहे हैं। एसएलआर और सीआरआर मेंटेन है, उसके बावजूद उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए तो नहीं रखेगी, वो चाहेगी उस पड़े हुए पैसे पर कुछ न कुछ तो ब्याज मिले। तो वो क्या करेगी, अपना सरप्लस अमाउंट है वो आरबीआई को दे देगी। तो आरबीआई को, बैंक ने क्या किया, आरबीआई को पैसे दे दिए। अब आरबीआई को पैसे दिए तो आरबीआई ऐसे पैसे, तो अब बैंकों को क्या विश्वास है कि मैं आरबीआई को पैसे दे दूं मेरे को वापस लौटाएगी, तो आरबीआई उनके पास रखेगा, कुछ चीज़ें गिरवी रखेगा। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट बन रहा है रीपर्चेजिंग का। जब भी बैंकों को अपने पैसे वापस ज़रूरत पड़ेंगे तो आरबीआई अपनी गिरवी चीज़ रखी हुई वापस उसको बाई कर लेगा। तो ये यहाँ पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन रहा है, क्योंकि आरबीआई है वो कोलेटरल रख रही है। जब बैंकों ने आरबीआई को पैसे दिया तो आरबीआई उन्हें एक परसेंटेज, एक फिक्स्ड ब्याज दर देगा, जिसे आप रिवर्स रेपो रेट कहते हो। वह ब्याज दर जो आरबीआई अदर कमर्शियल बैंक को देगा, कब देगा, जब बैंक अपना सरप्लस धन है, अधिशेष धन है, वो आरबीआई के पास पार्क करेगा और आरबीआई वहाँ पर इन बैंकों के पास कोई चीज़ें, सिक्योरिटीज़ गिरवी रखेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर्म में, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई वापस रीपर्चेज करेगा, तब उनको अपना धन वापस दे देगा। तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट बन रहा है, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट है, रिवर्स हो गया यहाँ पर, आरबीआई ले रहा बैंकों से, तो ये एक रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई है वो गिरवी चीज़ें रख रहा है, इसीलिए यहाँ पर एग्रीमेंट बन रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से भी आप कंट्रोल कर सकते हो लिक्विडिटी को। अब रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से कैसे, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी गई, इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास जो भी धन जमा था, अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ी तो बैंकों ने क्या किया कि वो आरबीआई को दे दिया, क्योंकि उनमें लोन जो आरबीआई को दिया ब्याज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई तो बैंकों को ब्याज ज़्यादा मिलेगा। अब बैंकों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो बैंकों के पास धन है वो कम रहेगा, आरबीआई को ज़्यादा दे दिया उन्होंने। बैंकों के पास कम धन रहेगा तो लोगों को वो धन नहीं दे पाएगा, लोगों को धन नहीं दे पाएगा तो लोगों के पास रुपये कम रहेंगे, वो चीज़ों को कैसे खरीदेंगे, तो वहाँ पर मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट से कम होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट है वो आरबीआई पे कर रहा है अदर बैंक को ब्याज। तो आरबीआई तो नहीं चाहेगा कि जो ब्याज
और बैंकें मेरे को दें उससे ज़्यादा ब्याज मैं दूं, ऐसा तो नहीं करेगा। तो आरबीआई कम ब्याज पे करेगा, तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से कम होता है। रिवर्स रेपो रेट को कम करके महंगाई बढ़ सकती है, और रिवर्स रेपो रेट यदि ज़्यादा कर दी तो महंगाई को कम किया जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा कम करने का मतलब ये हुआ कि बैंक इच्छुक नहीं रहेगी। रिवर्स रेपो रेट कम है तो बैंक इच्छुक नहीं रहेगी कि अपना धन आरबीआई को दे, इसके बजाय वो अपना धन दे देगी जनता को, थोड़ा रेट कम करके, ब्याज दर कम करके जनता को देगी। तो जनता के पास ज़्यादा धन आया तो आप समझ सकते हो किस प्रकार महंगाई बढ़ रही है। तो दीर्घकालिक, अब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हैं वो कम टर्म के लिए रहती है, कम टर्म के लिए रहती है, यह लगभग ओवरनाइट रहती है या फिर 7-14 दिन रहती है। जब दीर्घकालिक रेपो रेट हो तो इसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO कहा जाता है। आरबीआई रेपो रेट पर बैंकों को 1 साल से 3 साल की अवधि के लिए यदि धन दे दें, 1 से 3 साल की अवधि के लिए, तो आपने टर्म रेपो देखा, आपने रेपो देखा, टर्म रेपो में थोड़ा ज़्यादा होता है, और भी ज़्यादा साल के अंतर्गत आ जाए तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हो जाएगा। जब रेपो रेट पर आरबीआई बैंकों को धन उधार दें 1 साल से 3 साल की अवधि में, तो 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन प्रदान करेगा तथा कोलेट्रल के रूप में सरकारी प्रतिभूति को लंबी अवधि के लिए स्वीकार करेगा। अब रेपो है तो वहाँ पर रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि बैंकें कुछ न कुछ वहाँ पर गिरवी रख रही है, कोलेट्रल रख रही है। तो दीर्घकालिक रेपो परिचालन में क्या हो रहा है? LTRO में 1 वर्ष, LTRO में कितने वर्ष ज़्यादा रुपये यहाँ पर लॉन्ग टर्म हो रहा है, 1 से 3 साल की अवधि के लिए बैंकों को कोलेट्रल के फॉर्म में गिरवी चीज़ें रख रहा है और बैंकों को लोन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, और किस प्रकार ये लिक्विडिटी को करते हैं प्रभावित, और किस प्रकार ये महंगाई को प्रभावित करते हैं, ये चीज़ें आपके लिए समझना आसान हुआ होगा। अब देखते हैं दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। LAF है, सबसे पहले आपको पूछ लें LAF है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो LAF को लगभग सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया। 1998 में जो नरसिम्हन समिति है इसकी अनुशंसा पर LAF आया और 2000 में पेश हुआ। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये इसके 2 प्रमुख फैक्टर की बात करूं तो एक रेपो है, एक रिवर्स रेपो है। तो लिक्विडिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, तरलता, यानी केस, कोई भी चीज़ है केस आसानी से कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तरलता मतलब लोगों के पास केस जितना ज़्यादा होगा तो तरलता ज़्यादा, केस कम तरलता कम। तो तरलता को कम ज़्यादा है रेपो और रिवर्स रेपो कर सकती है। जैसे कि रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा, तरलता कम हो जाएगी, या फिर रेपो रेट को कम करेंगे तो तरलता बढ़ जाएगी। रेपो रेट को कम करने का मतलब ये हुआ कि कम ब्याज दर पर जो भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन ले सकती है। तो बैंकों के पास ज़्यादा लोन आया, ज़्यादा लोन का मतलब वो कम ब्याज दर पर जनता को ज़्यादा लोन दे पाएगी, जनता के पास पैसा आया तो लिक्विडिटी बढ़ गई। रिवर्स रेपो रेट, अब ये यहाँ पर लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा रहा है और लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से लिक्विडिटी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। लिक्विडिटी को है वो कम किया जाता है रिवर्स रेपो रेट में, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट यदि कम कर दी, या फिर मैं कह दूं रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दी। आरबीआई ने क्या किया? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, जो भी बैंक होगी अपना धन आरबीआई को दे देगी, जो भी धन है वो आरबीआई को दे देगी, क्योंकि उन पर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। आरबीआई को धन दिया, बैंकों के पास धन कम रहा, लोगों के पास कम रहेगा, तो एक तरीके से लिक्विडिटी अपने आप कम हो गई, अवशोषित हो गई। तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर लिक्विडिटी को है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और रेपो रेट को घटाकर लिक्विडिटी को है वो इंजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये दोस्तों सीमांत स्थायी सुविधा आप कह सकते हो। इसके माध्यम से बैंकों को 1 से 28 दिनों के लिए लोन देता है, जबकि LTRO के माध्यम से, तो ये लाइन समझिएगा आप, LAF में रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है LAF के जरिए। तो शॉर्ट टर्म या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसमें भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन रहता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को अपन समझेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये भी एज है, आप एक तरीके से रेपो रेट इसको मानिएगा। MSF एक रेपो रेट ही है, अब बता दूंगा, इससे पहले ये लाइन आपको समझ में आ जाए। रेपो रेट हो गया, MSF हो गया, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, और LTRO में आपने देखा 1 से 3 वर्ष के लिए लोन देता है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसमें 2 फैक्टर होते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो। सवाल पूछ लें LAF में कितने फैक्टर होते हैं, तो रेपो और रिवर्स रेपो होते हैं, इनके द्वारा पूरा कंट्रोल किया जाता है लिक्विडिटी को। LAF को 2000 में पेश किया गया, 1998 में जो नरसिम्हन समिति सेकंड थी उसके अनुशंसा पर 2000 में ये पेश हुआ। LAF द्वारा मनी सप्लाई को बढ़ाकर वो घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और तरलता का प्रबंधन किया जाता। बिल्कुल, मनी सप्लाई है वो रिवर्स रेपो में क्या होगा, रिवर्स रेपो बढ़ा दी तो एक तरीके से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर देगा और रेपो रेट को
कम करके मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, या फिर रेपो रेट को कम कर सके इंजेक्ट किया जा सकता है लिक्विडिटी को, तो दोनों ही कंट्रोल करती हैं। एलएफ के तहत आरबीआई वित्तीय प्रणाली में तरलता को अवशोषित करने और तरलता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये समझ गए आप। हाई रेपो और रिवर्स रेपो रेट हैं, तरलता को कम करते हैं। बिल्कुल, रेपो रेट यदि ज़्यादा हुई तो बैंक है वो आरबीआई से लोन नहीं ले पाएगी। ज़्यादा रेपो रेट है तो आरबीआई को लोन कैसे ले पाएगी, ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो लोन नहीं ले पाएगी तो जनता को क्या पैसे दे पाएगी, तो वहाँ पर अपने आप लिक्विडिटी कम हो गई। या फिर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो गई तो बैंक जो भी अपने पास पड़ा हुआ धन है, ज़्यादा रेट ब्याज मिल रहा है तो वो आरबीआई के पास जमा करा देगी, उस केस में बैंक के पास धन कम हो जाएगा। तो हाई रेपो और रिवर्स रेपो को ज़्यादा करके या फिर रेपो रेट को ज़्यादा करके तरलता को कम कर सकते हैं, या फिर रेपो रेट को लो करके और रिवर्स रेपो रेट को भी कम करके आप तरलता को बढ़ा सकते हो। रिवर्स रेपो रेट कम हुआ तो बैंक है वो आरबीआई को धन थोड़ा ही देगी, अपना धन देगी जनता को, और लो रेपो रेट हुआ तो उस केस में आरबीआई से उल्टा धन ले लेगी, ये कम ब्याज दर पर मिल रहा है ना, तो जनता को ज़्यादा देगी तो वहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों और कुछ कंसेप्ट। सबसे पहले तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है वो बताता हूँ। मैंने बताया कि रेपो रेट की तरह ही होती है। तो सीमांत स्थायी सुविधा बैंकों की अल्पकालिक स्थिति में आरबीआई से उधार लेने के लिए बैंकों के लिए एक व्यवस्था है। जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो शॉर्ट टर्म ओवरनाइट के लिए लोन लिया जाता है। मैंने आपको बताया रेपो रेट में होता है, बैंकें कुछ चीज़ गिरवी रखती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई के साथ उन्होंने क्या किया, जी-सेक को गिरवी रखा और आरबीआई से लोन लिया। लगभग 1% तक अपने एनडीटीएल का वो लोन ले सकती है। टर्म रेपो और रेपो के दोनों के जरिए 1% का लोन है वो अपने जमा धन का टोटल 1%, जैसे 100 करोड़ बैंक के पास है तो 1 करोड़ रुपए इन्होंने रेपो से उठा लिया जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जमा कराकर। ये मैंने आपको बताया रेपो रेट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखी जाती है आरबीआई के पास में वो एसएलआर वाली नहीं होती है। एसएलआर वाली, अब देखिए एसएलआर का एक अलग है कि 18% है वो आपको रिजर्व रखना पड़ता है, चाहे आप गोल्ड फॉर्म में रख दो, चाहे केस फॉर्म में रख दो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख दो। तो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में एसएलआर में हमेशा एक फिक्स्ड रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये रिजर्व के अतिरिक्त यदि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास पड़ी है तो वो गिरवी रखकर आरबीआई से जो लोन ले रही थी तो वहाँ पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन रहा था तो वो रेपो था। अब यदि ये एसएलआर, अब बैंकों को और ज़्यादा धन चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसके तहत तो 1% मिल सकता है, 100 करोड़ उसके पास है तो 1 करोड़, बैंक को मान लेते 2 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 करोड़ और वो किस रेट पर ले पाएगा। तो वहाँ पर एक नई फैसिलिटी है जो सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी टर्म आया है, ये 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके जरिए क्या होगा, जो एसएलआर के फॉर्म में उनके रिजर्व पड़ा हुआ था वो एसएलआर को गिरवी रख सकते हैं अब बैंक। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए एसएलआर को उन्होंने आरबीआई के पास गिरवी रखा और यहाँ पर भी इनको एनडीटीएल का 1% तक लोन मिल सकता है। तो 1 करोड़ और इनको लोन मिल सकता है, नहीं 2 करोड़ यहाँ पर कंप्लीट ये कर सकते हैं। फर्स्ट में तो उनके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उनको उन्होंने गिरवी रखा, यदि और उनको लोन चाहिए तो वो एसएलआर को अब गिरवी रखेंगे। जब एसएलआर को गिरवी रखा जाता है तो वो जो गिरवी रखने पर उनको जो आरबीआई लोन देती है, जिस रेट पर वो लोन देती है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आप कहेंगे। यहाँ पर भी जो लोन दिया जाता है वो ओवरनाइट के आसपास होता है, एक दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन रहता है, ज़्यादा बड़ा लोन नहीं रहता है, एज ए रेपो रेट की तरह ही यहाँ पर अवधि रहती है। तो 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पर एसएलआर को गिरवी रखकर यहाँ पर बैंक से वो लोन ले सकती है और वो लोन कितना ले सकती है, एनडीटीएल का 1% तक ही रख सकती है। और ये एक तरीके से एमएसएफ हैं वो रेपो रेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसी नौबत आ गई बैंकों को अपना एसएलआर गिरवी रखना पड़ रहा है तो वो एक पेनल्टी रेट आपको लगा चुकानी पड़ेगी, तो ज़्यादा रहता है हमेशा। जो बैंक रेट हैं, जो एमएसएफ हैं ये रेपो रेट से कुछ परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। जैसे कि वर्तमान में एमएसएफ दर 6.25% है, जो कि रेपो दर से 0.25% अधिक, क्योंकि रेपो रेट वर्तमान में 6% है तो एमएसएफ है वो 6.25% है। तो बैंक रेपो रेट से 6% पर आरबीआई से लोन ले सकती है और एमएसएफ के जरिए 6.25% पर, क्योंकि 0.25 एक तरीके से उनकी पीनल रेट है, पेनल्टी लग रही है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एसएलआर को गिरवी रखा है। लेकिन जो बैंक रेट होती है, यहाँ पर वर्तमान का 6.75 है, ठीक है 6.75 है। वर्तमान में जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 6.75 है और वर्तमान में जो बैंक रेट है वो 6.50 है। बैंक रेट बोल रहा हूँ बार बार, रेपो रेट। बैंक रेट और एमएसएफ इक्वल है लगभग,
एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा लगभग इक्वल रहते हैं। बैंक रेट है, बैंक रेट में आपको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है और एमएसएफ में आप गिरवी रखना होगा। आपको एमएसएफ में क्या होगा, गिरवी रखना होगा और वो गिरवी आप एसएलआर रख सकते हो। ठीक है, एसएलआर की जो सिक्योर आपने जो लिक्विड आपका लिक्विड एसेट था एसएलआर का, वो आप गिरवी रख सकते हो और बैंक रेट में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तो एमएसएफ है ये सब रेपो रेट से थोड़ा 0.25 या फिर 25 आधार अंक ज़्यादा होता है। लगभग ये 1% तक ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1% तक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 0.25% ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान में रेपो है 6.50 और एमएसएफ और जो बैंक रेट है वो 6.75 है, तो 0.25 ज़्यादा है। तो थोड़ा ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा आरबीआई को, 0.25 ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एसएलआर गिरवी रखा है तो उनको एक पेनल्टी लग रही है। एमएसएफ दर पर आरबीआई को आवेदन प्राप्त करने की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ रुपए उनको यदि लोन लेना है, मिनिमम 1 करोड़ रुपए तो लोन लेना पड़ेगा एमएसएफ के जरिए, और ये 1 करोड़ के गुणक में हो सकता है, यानी 2 करोड़ 3 करोड़, ऐसा नहीं 1.5 करोड़ नहीं ले सकती, 1 करोड़ नहीं तो उसके बाद 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, 1 के गुणक में होना चाहिए। ठीक है, तो रेपो रेट और एसएलआर में आप समझ गए होंगे अंतर, रेपो रेट और एमएसएफ में, क्योंकि एमएसएफ में आप एसएलआर गिरवी रख रहे हो, रेपो रेट में आपको अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, और एमएसएफ है वो रेपो रेट का कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा रहती है एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से, तो लो लगभग 1% से अंतर रहता ही रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैंक रेट, आपकी एमएसएफ समझ में आ गई होगी। एमएसएफ है एक तरीके से रेपो रेट ही है, लेकिन एमएसएफ में आप जो चीज़ गिरवी रख रहे हो ना वो एसएलआर गिरवी रख रहे हो, और एमएसएफ रेपो से ज़्यादा होती है क्योंकि आपने एसएलआर गिरवी रख दी है। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट में लंबी अवधि के लिए, जैसे कि ये जो आप एमएसएफ पे लोन ले रहे हो, ये जो आप रेपो रेट पे ले रहे हो, रिवर्स रेपो रेट है, ये सभी शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ज़्यादातर ओवरनाइट के लिए लोन है। लेकिन इससे ज़्यादा अवधि के आपको लोन लेने हैं, लंबी अवधि के लिए लोन लेने हैं और बिना आपको कुछ गिरवी रखे लेने। अब रेपो रेट में वहाँ पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन रहा था, गिरवी रख रहे थे उसको वापस ले रहे तो वो एग्रीमेंट बन रहा था, लेकिन बैंक रेट में कोई एग्रीमेंट नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ें गिरवी नहीं रख रहे हो। तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को बिना कोई कोलेटरल रखे ऋण प्रदान करता है, बिना कोई चीज़ें गिरवी रखे आप लोन ले सकते हो आरबीआई से बैंक रेट पर, आप नहीं बैंकें ले सकती हैं आरबीआई से लोन बैंक रेट पर। बैंक रेट लगभग एमएसएफ के इक्वल रहती हैं जो वर्तमान में 6.75% बैंक रेट है। तो कोलेटरल रखे आपको लोन मिलता है और लंबी अवधि का लोन मिलता है। तो रेपो रेट से किस प्रकार बैंक रेट अलग है, रेपो रेट में आप क्या कर रहे हो, चीज़ें गिरवी रख रहे हो आरबीआई के पास, इसलिए वहाँ पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन रहा है। बैंक रेट पर आप कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रख रहे हो, रेपो रेट पर गिरवी रख रहे हो तो आपको वहाँ पर तुलनात्मक कम परसेंटेज में ब्याज दर वाला लोन मिल रहा है। बैंक रेट में और रेपो रेट में लगभग ओवरनाइट वाला रहता है, एक शॉर्ट टर्म का लोन रहता है। बैंक रेट में 1 दिन से ज़्यादा का लोन रहता है। रेपो दर पर ऋण की समय सीमा लगभग 1 दिन है, बैंक दर पर यह समय सीमा लगभग 28 दिन तक होती है। रेपो रेट में बैंक को आप आरबीआई के पास समपार्श्विक रखना पड़ता है गिरवी, लेकिन बैंक रेट में नहीं रखना पड़ता है। तो ये मोटा मोटा अंतर हो गया। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये एक तरीके से बैंक रेट के इक्वल हैं, रेपो रेट से अलग हैं, क्योंकि एमएसएफ में आपको लोन लेने के लिए गिरवी रखना पड़ता है और इसमें आप गिरवी रखते हो वो एसएलआर रखते हो। एसएलआर जो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो वाली जो सिक्योरिटीज़ आपके पास केस फॉर्म में थी, गोल्ड फॉर्म में थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर्म में, जो एसएलआर के फॉर्म में आपको 18% फिक्स्ड एक तरीके से वर्तमान में एसएलआर रिजर्व है। तो इसका जो यदि आप एसएलआर को गिरवी रखकर आपने लोन लिया है, वो भी ओवरनाइट लोन लिया है शॉर्ट टर्म का, तो वो एक सीमांत स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। ये हो गई रेपो के जरिए ही है। और बैंक रेट है लॉन्ग टर्म का, बिना कोई संपार्श्विक रखे लोन दिया जाता है। और यहाँ पर मैं और बात करूँ टर्म की, तो एक आता है दोस्तों स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यदि आपने रिवर्स रेपो रेट समझा है तो एसडीएफ भी आप समझ जाएंगे। इसको समझाऊँ उसके बाद मैं सभी की रेट बता दूंगा और उसमें और समझा दूंगा। स्थायी जमा सुविधा क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जैसे कि रेपो रेट से बैंक रेट अलग किस प्रकार है, क्योंकि बैंक रेट में बैंकों को गिरवी नहीं रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई है कुछ चीज़ गिरवी रखेगी बैंकों के पास। आरबीआई ने, क्योंकि वहाँ पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन रहा है रिवर्स में, तो आरबीआई ने क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह बैंकों के पास गिरवी रखा और बैंकों से पैसे उठा लिया, बैंकों से रुपए ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्थायी जमा सुविधा की बात करूँ टर्म की, जहाँ पर ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी बैंकें हैं यदि चाहेगी कि मैं आरबीआई के पास जमा धन रखूँ, मैं जमा धन, आरबीआई के पास अनलिमिटेड तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है नहीं, ऐसा तो नहीं आरबीआई के पास
गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है वो चीज़ें गिरवी रख ही देगा अन्य बैंकों के साथ में, जो भी बैंक उनको देगी रुपए और बैंकों को गिरवी रखता जाएगा। अनलिमिटेड मनी यदि देने स्टार्ट कर दी तो आरबीआई के पास भी सोर्स लिमिटेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड है। तो यहाँ पर आरबीआई ने एक नया चीज़ निकाली 2022 में, वो निकाली स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एसडीएफ कब आया? 2022 में। इससे पहले एमएसएफ कब आया? 2011-12 में। तो इसका सन ध्यान रखिएगा। यदि बैंक के पास गवर्नमेंट आरबीआई के पास है, वो बिना कोई गिरवी, आरबीआई है बैंकों के पास बिना कोई चीज़ गिरवी रखे यदि बैंकों से रुपए लेती हैं आरबीआई, तो वो जो बैंकों से रुपए लेगी जिस ब्याज दर पर लेगी वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। तो एसडीएफ रेट है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई है वो गिरवी चीज़ नहीं रख रहा है, तो थोड़ा ब्याज ज़्यादा लेना पड़ रहा है आरबीआई को। तो आरबीआई बैंकों के पास यदि सरप्लस फंड बैंकों के पास पड़ा हुआ है, ज़्यादा पैसा बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो वो कमर्शियल बैंक यदि आरबीआई के पास आती हैं, धन जमा कराती हैं और आरबीआई चाहे कि बिना कोलेटरल के वो धन उनसे ले लें, तो वो एसडीएफ रेट पर उन्हें लेना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा रेट देनी पड़ेगी, नहीं तो रिवर्स रेपो रेट होती है वो काफ़ी कम रहती है। तो आरबीआई बैंकों के पास अधिशेष तरलता सोखने के लिए, यानी बैंकों के पास, अदर बैंकों के पास लिक्विड फंड ज़्यादा ही पड़ा है, अधिशेष लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो लिक्विडिटी को सोखने के लिए वो क्या करेगी, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन बैंकों के पास गिरवी रखे उन बैंकों से रुपये उठा लेगी, ताकि उन बैंकों के पास जो भी लिक्विड हैं चीज़ें, तरलता है वो कम हो जाए, उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। इसमें बैंकों के पास अधिक राशि है वो आरबीआई में बिना कोलेटरल के जमा हो जाती है, तो ब्याज दर यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा मिलती है। तो एक तरीके से जब बैंक रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई में अपना धन जमा कराती हैं तो आरबीआई को लोन देते हैं, तो आरबीआई को इन बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई के पास ये बैंक अपना धन जमा कराती हैं तो आरबीआई को वहाँ पर गिरवी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में बिना गिरवी रखे ही वो बैंकों से रुपये ले सकती हैं और उन्हें ओवरनाइट पर एक तरीके से ब्याज मिलता है। क्योंकि ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ऐसा नहीं है आप लगातार 1 साल 2 साल रख रहे हो, केवल ओवरनाइट रहती है। एक दिन हेतु यहाँ पर बिना संपार्श्विक के जो भी बैंक है अपना सरप्लस रुपए हैं, ज़्यादा रुपए पड़ा हुआ तो आरबीआई को दे सकती है, उसके बदले एसडीएफ फैसिलिटी पर वो ब्याज ले सकती है। कब ले सकती है? जब आरबीआई है उनके पास कुछ भी कोलेटरल न रखें। तो वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट में स्थायी जमा सुविधा की सिफारिश की गई, 2014 में सिफारिश की गई। 2018 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17 में संशोधन करके 8 अप्रैल 2022 को एसडीएफ को लॉन्च किया गया और एसडीएफ ये 2022 को लॉन्च हुआ, ध्यान रखना 2018 में संशोधन हुआ है। इसके द्वारा आरबीआई जो अधिशेष तरलता है बैंकों के पास, जितने भी कमर्शियल बैंक के पास यदि धन ज़्यादा पड़ा हुआ है और वो आरबीआई को जमा कराने पड़ते हैं, आरबीआई को जमा कराना चाहते हैं और आरबीआई के पास इतना कोलेट्रल है जो समपार्श्विक है, गिरवी रखने के लिए चीज़ें नहीं है, तो वो ओवरनाइट में बिना गिरवी रखे ही धन उनसे ले लेगी, थोड़ा ब्याज दर ज़्यादा दे देगी रिवर्स रेपो रेट से और वहाँ से वो लिक्विडिटी कम कर देगी। तरलता को अवशोषित करके मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, क्योंकि जनता के पास जब तरलता कम रहेगी, केस कम रहेगा, लिक्विडिटी कम रहेगी तो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो स्थायी जमा सुविधा का यहाँ पर उपयोग कर सकती है। स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ और रिवर्स रेपो रेट में अब मैं आपको बताऊं वर्तमान में रेट्स की, ताकि आपको चीज़ें आसान लगे। रेट्स में बताकर मैं आपको एक ब्रीफली समझा देता हूँ ये सब कुछ क्या है चीज़ें। करंट आरबीआई रेट में पॉलिसी रेपो रेट है 6.50%। रेपो रेट का मतलब ये हुआ वहाँ पर आपके रीपर्चेजिंग ऑप्शन एग्रीमेंट बन रहा है, यानी बैंक को यदि धन चाहिए आरबीआई से और वो भी लगभग ओवरनाइट शॉर्ट टर्म पीरियड का, तो बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई के पास पार्क करनी पड़ेगी, जमा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई को गिरवी रखेगी बैंक के, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोस्तों एसएलआर वाली नहीं होनी चाहिए। एसएलआर और सीआरआर की बात करें, वर्तमान में सीआरआर है 4.50%, एसएलआर है 18%। ये रिजर्व रेशियो है, ये बैंकों को मेंटेन करना ही पड़ेगा। सीआरआर है 4.50% है, यानी केस रिजर्व रेशियो है जो आरबीआई के पास लिक्विड फॉर्म में, केस फॉर्म में रहता है, केवल केस फॉर्म में आरबीआई के पास एनडीटीएल का नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटीज है। टोटल बैंक के पास जो भी सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में या फिर एफडी वगैरह में धन पड़ा हुआ है, उनका एक फिक्स्ड परसेंटेज 4.5% धन है वो आरबीआई को हमेशा रखना ही पड़ेगा, आरबीआई के पास में रखेगी। तो केस रिजर्व रेशियो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास अपना धन रखेगा, फिक्स्ड है 4.50% है। कल दिवालिया हो जाए तो ये धन आरबीआई के पास तो रहे, आरबीआई ताकि जनता को दे सके कुछ, तो जो 5 लाख तक की गारंटी रहती है।
एसएलआर है ये बैंक अपने पास रखता है सुरक्षित, और एसएलआर में केस के अतिरिक्त वो गोल्ड फॉर्म में रख सकती है, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर एसएलआर सिक्योरिटीज में वो रख सकती है। तो ये जो 18% हैं वो एक तरीके से बैंक इस पर ब्याज कमाती हैं। सीआरआर में ब्याज नहीं कमाती हैं क्योंकि आरबीआई इन्हें कोई बैंक नहीं देती है। एसएलआर में सिक्योरिटीज फॉर्म में पड़ा हुआ गोल्ड में, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उन पर भी उनको लोन पर ब्याज मिल रहा है। तो ये एसएलआर सीआरआर है। अब जब पॉलिसी रेपो रेट में है, एसएलआर जो उनके पास रिजर्व है उसके अतिरिक्त गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो गिरवी रखकर ये लोन ले सकती है आरबीआई से, और ये ओवरनाइट लोन लेता है और लगभग एक दिन में वो अपनी चीज़ गिरवी रखी हुई वो वापस ले लेगी, रीपर्चेज कर देगी। तो वो रीपर्चेज एग्रीमेंट के तहत होता है। 6.50% ये रेपो रेट। और स्टैंडिंग रेपो के बाद रिवर्स देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट है जब बैंक के पास सरप्लस धन है या फिर लिक्विडिटी ज़्यादा है बैंकों के पास, अपना धन ऐसा पड़ा हुआ बैंकों के पास कि जनता को भी वो उधार नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा धन रह गया बैंकों के पास, तो वो क्या करेगी, आरबीआई के पास अपना पार्क कर देगी एक्स्ट्रा धन जो भी है। तो आरबीआई के पास पार्क करेगी तो आरबीआई उनके पास कुछ न कुछ प्लेस करेगी, यानी आरबीआई है वो कुछ कोलेट्रल उनके पास रखेगी है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह है उनके पास गिरवी रखेगा और उनसे धन ले लेगा, और उन धन पर आरबीआई ने जो उनसे रुपए लिए हैं उन पर जो उन्होंने ब्याज दिया है वही रिवर्स रेपो रेट है। और यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो गिरवी रखी हुई है, तो वहाँ पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन रहा है, रिवर्स में बन रहा है क्योंकि आरबीआई ले रहा है। और इसका उल्टा आपने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में देखा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जैसे कि रिवर्स रेपो रेट 3.35% वर्तमान में, यानी 3.35% उनको ब्याज मिलेगा अदर बैंक को यदि उन्होंने आरबीआई के पास धन जमा किया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ये आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं रखनी पड़ती हैं गिरवी अदर बैंक के पास। अदर बैंक ने यदि आरबीआई के पास धन जमा किया ओवरनाइट में, उस केस में आरबीआई के पास यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कम है तो वो धन है वो ले लेगी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट पर, यानी ज़्यादा दर पर उनको देना पड़ेगा, लगभग 6.25% है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा है। इसमें आरबीआई यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज न करें, गिरवी न रखें, उस केस में उनको बैंकों को इस रेट पर ब्याज देना पड़ेगा। एक होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो MSF आपने समझा होगा रेपो रेट की तरह ही होता है। रेपो रेट में क्या होता है, आपको गिरवी रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और MSF में आप लोन ले सकते हो एसएलआर सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखकर, यानी एसएलआर फॉर्म में आपके पास जो रिजर्व था उसको आप गिरवी रखकर यदि लोन लेते हो आरबीआई से तो वो होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आपको बता दिया है। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म का, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेपो रेट है, इस पर अनलिमिटेड लोन तो मिलता नहीं है। रेपो रेट पर लगभग आपका एनडीटीएल का 1% है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी एनडीटीएल का 1% आप लोन ले सकते हो। बैंक रेट में आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए 28 दिन वगैरह के लिए लोन ले सकते हो बिना कुछ गिरवी रखे। तो ये चीज़ें आपकी सब कुछ मैंने दोबारा बता दी। अब देखिए दोस्तों, मौद्रिक नीति के दो प्रकार है, एक है संकुचनकारी मौद्रिक नीति और एक है विस्तारवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति जिसे एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी आप कहेंगे। अब जैसे कि आपने सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें अभी देखी, तो इनके आधार पर ये मौद्रिक नीति किस प्रकार विस्तारवादी हो सकती है। आगे एक सवाल जो पूछा हुआ विस्तारवादी मौद्रिक नीति का, इसलिए यहाँ पर मैंने ले लिया। तो इसका उद्देश्य ब्याज दरों में विस्तारवादी करने का मतलब है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ाना। विस्तारवादी का मतलब विस्तार करना, यानी लिक्विडिटी बढ़ाना, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा तरलता आए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपए आए। लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कब आएंगे, जब सीआरआर और एसएलआर कम होगा, यानी बैंक हैं, बैंकों के पास जब रुपए होंगे तभी वो लोगों को दे पाएगी ना। सीआरआर और एसएलआर कम हुआ तो बैंकों के पास ज़्यादा रुपए, बैंकों के पास ज़्यादा रुपए, बैंक क्या करेगी, लोगों को लोन दे देगी। लोगों को लोन है ज़्यादा रुपए तो वो कम इंटरेस्ट रेट पर दे सकती है बैंक लोन, तो कम इंटरेस्ट रेट पर दे सकती है तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास लिक्विडिटी अपने आप आ जाएगी। तो विस्तारवादी में कि एक तरीके से क्या हो रहा है, लिक्विडिटी को बढ़ाया जा रहा है, लोगों के पास धन पहुँचाया जा रहा है, यानी मनी सप्लाई की जा रही है। इसका उद्देश्य ब्याज दरों में कमी, ब्याज दर में कमी होगी तभी लोग लोन ले पाएंगे इजीली। तो ब्याज दर में कमी कब होगी, जब बैंक रेट हो गई, जितने भी रेट्स वगैरह आपने देखी, रिवर्स रेपो रेट है, ये यदि कम होगी तो अपने आप ब्याज दर में कमी होगी। केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, बिल्कुल जो रिजर्व केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यदि वो सरकारी प्रतिभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद कर देगी। अब खरीदने का मतलब ये हुआ कि लोगों को वो वापस पैसे दे रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो खरीदने हैं, कोई आप चीज़ खरीद रहे हो, उस केस में आप क्या कर रहे हो, किसी दुकानदार वगैरह को पैसे दे ही तो रहे हो। तो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद अब केंद्रीय बैंक क्या करेगी,
सरकारी जो भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पहले सेल की थी उसको वापस बाई करेगी लोगों को पैसे देकर। अब लोगों के पास पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, उस केस में उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करनी पड़ेगी। बैंकों के लिए आरक्षित आवश्यकताएं हैं, सीआरआर और एसएलआर है, वो भी कम करेगा तो बैंकों के पास ज़्यादा धन रहेगा, तो वो कम रेट पर लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। तो विस्तारवादी यहाँ पर हो रहा कार्यक्रम। विस्तारवादी मौद्रिक नीति बेरोजगारी दर को कम कर सकती है, बिल्कुल कम कर सकती है बेरोजगारी दर, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा आएगा, इंडस्ट्री के पास जब पैसा चला जाएगा तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा आएगा, तो मुद्रास्फीति एक तरीके से बढ़ेगी। मुद्रास्फीति का बढ़ने का मतलब ये हुआ, कोई भी यूनिट आपने बनाई थी, एक यूनिट थी और 4 लोग उसके खरीदने आ गए, तो वो ज़्यादा यूनिट बनानी पड़ेगी। ज़्यादा यूनिट के लिए ज़्यादा लेबर की आवश्यकता है, लेबर के लिए रोजगार वहाँ पर मिल रहा है, तो बेरोजगारी अपने आप कम हो रही है। जब पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो चीज़ों को बनाने के लिए अब लेबर वगैरह सब कुछ ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेबर बेरोजगारी दर को कम किया जा सकता है, विस्तारवादी नीति थी। मंदी के समय इस नीति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल जब मंदी होती है यानी लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, उस केस में मंदी रहती है, लोगों के पास इकोनॉमिक में पैसे नहीं होते हैं, तो मंदी के समय पैसे लोगों को किस प्रकार देना है, तो पैसे बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई किया जाता है, लोगों को पैसे देकर बाई करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर वगैरह को कम किया जाए ताकि बैंक ज़्यादा पैसे दे सकें। तो ये सभी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत आते हैं। ब्याज दर कम होने से लोग बैंक से ज़्यादा धन उधार लेंगे, तो ब्याज दर कम रखेंगे, लोगों के पास ज़्यादा धन आ पाएगा। बचत खाते में कम धन रखेंगे क्योंकि ब्याज दर कम है, लोगों को वहाँ पर सेविंग अकाउंट में कुछ नहीं मिल रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। विस्तारवादी नीति का उपयोग मंदी को कम करने, अर्थव्यवस्था में धन के प्रसार स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति बेरोजगारी दर को भी कम करती है, ये सब आप समझ लेंगे। इसका उल्टा होता है दोस्तों संकुचनवादी नीति। संकुचन में जस्ट इसका रिवर्स कर दो तो वहाँ पर संकुचन हो जाएगा, यानी यहाँ पर लोगों से एक तरीके से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लिक्विडिटी को वापस लिया जा रहा है, लोगों से रुपए लिए जा रहे हैं। किस प्रकार लोगों के रुपए कमी हो रही है, लोगों के पास रुपए कमी हो रही है, तो वहाँ पर एक तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है तो क्या बनाएगा कोई, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ पर लेबर वगैरह कम आवश्यकता रहेगी। तो ब्याज दरों को जब बढ़ाएंगे, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो लोग हैं वो बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा है, तो लोग भी कहेंगे भाई इतना ज़्यादा मैं ब्याज दर दे के क्यों लोन लूँ। तो वहाँ पर मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है, लोगों की जब डिमांड नहीं रहेगी तो चीज़ों की रेट अपने आप कम की जाएगी। तो चंकुशनकारी नीति से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है, विस्तारवादी नीति से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। चंकुशनकारी नीति से रोजगार है, बेरोजगारी बढ़ेगी, और विस्तारवादी नीति से रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगार घटेगा। और चंकुशनकारी नीति में क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने का मतलब लोगों से पैसे ले लेंगे और उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देंगे। लोगों से पैसे ले लिया तो वहाँ पर लिक्विडिटी कम हुई, तो वहाँ पर संकुचन हो रहा है, चीज़ें लोग नहीं खरीद पाएंगे कोई भी चीज़ें। एसएलआर और सीआरआर को बढ़ाएंगे तो बैंक लोन नहीं दे पाएगी, लोगों को पैसे कम दे पाएगी, तो ये बढ़ाकर संकुचनकारी नीति है, मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति कब अपनाई जाती है, जब मुद्रास्फीति है वो ज़्यादा हो जाती है, उसके इसको कम करने के लिए या फिर मनी सप्लाई को कम करने के लिए, लिक्विडिटी को कम करने के लिए, बेरोजगारी दर है वो बढ़ जाएगी इस नीति के अपनाने से। तो ये दो नीतियाँ आपकी कवर हो गई होगी। अब यहाँ पर मुद्रास्फीति की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट का जो लक्ष्य रहता है मुद्रास्फीति का, वो रहता है 6% से कम रखना। कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य लगभग 4% है, कि अधिकतम मुद्रास्फीति है वो 6% और निम्न सहनशीलता स्तर 2%। तो 4% ±2 का टारगेट रहता है, ये सवाल पूछा जाता है। अधिकतम लक्ष्य कितना है, 6%, निम्नतम लक्ष्य 2% और है कितना, 4%। ये मई 2016 में संशोधित आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य 4.5% ± रखने का प्रावधान है। यानी केंद्र सरकार 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को 6% की ऊपरी सहनशीलता और निम्न सहनशीलता है वो 2% है। अब देखिए मैं बात करूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी उपकरण हैं उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस का भी नाम आया है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, OMO क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के शॉर्ट टर्म हेतु सेल और बाई को खुले बाजार संचालन के रूप में जाना जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मैं बात करूं आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को कम ज़्यादा किया। रेपो रेट को, जैसे कि आरबीआई चाहता था कि बैंक जो लोगों को लोन देना वो कम इंटरेस्ट रेट पर दे, तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को घटाया। रेपो रेट को घटाया यानी बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन तो मिल रहा है, लेकिन बैंक आगे जनता को कम इंटरेस्ट रेट पर वो लोन नहीं दे रही है। तो बैंक के हाथ पे है कि जनता को कम पे देना है, ज़्यादा पे देना है। तो वहाँ पर
जनता को जब तक वो कम इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं दे रही तो जनता के पास लिक्विडिटी कैसे आएगी, धन आएगा कैसे। तो उस केस में जब लिक्विडिटी का स्तर है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, इनसे कंट्रोल नहीं होता तो वहाँ पर आरबीआई है वो सेकंड जुगाड़ लगाती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। रेपो रेट वगैरह है वो आरबीआई, बैंक तो उनको कम रुपए में धन मिल जाएगा, लेकिन वो जनता को कम पर दे नहीं दे उन पर डिपेंड है। यदि वो जनता को इंटरेस्ट रेट कम न करे तो जनता के पास धन नहीं आ पाएगा, लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो वहाँ पर यदि रोजगार वगैरह है वो उसका सर्जन कैसे होगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई सेल किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड मैंने आपको बताया ये भी एक इंटरेस्ट रेट होती है, जो आपने बॉन्ड बाई किया है उसको आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगी उस बॉन्ड पर, तो वो बॉन्ड यील्ड है। ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है अदर बैंकों की इंटरेस्ट रेट की, जो बैंक ब्याज दर पर लोगों को धन देते हैं। यदि बॉन्ड यील्ड कम हुई तो बैंक भी यहाँ पर ब्याज दर कम रखेंगे, और बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हुई तो बैंक ज़्यादा ब्याज दर रखेंगे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए आरबीआई यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है बॉन्ड यील्ड वगैरह को। तो बॉन्ड यील्ड जो कंट्रोल किस प्रकार करेगी, ट्रेजरी बिल को या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करके सेल करके एक सेकेंडरी मार्केट में, खुले ओपन मार्केट में ये जो ओएमओ ऑपरेशंस होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह आपको समझा दिया है किस प्रकार विकास के लिए जनता से पैसे लेंगे। यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की संख्या, मार्केट में ऐसा किया आरबीआई ने कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। अब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होने का मतलब ये हुआ वहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड यील्ड मिलेगा। नंबर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज़्यादा हो गई, जैसे कि एक बॉन्ड जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की संख्या 10 है, 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी और खरीदने वाले 2 जने ही हैं, खरीदने वाले 2 जने। अब के ये भी सिक्योरिटी खरीद, ये भी खरीद, ये भी खरीद, अब वो बोलेगा भाई मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो जाएगा जब नंबर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब नंबर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कम होगी और खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, उस केस में बॉन्ड यील्ड है वो कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू है, बॉन्ड की वैल्यू है, वो यदि ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड यील्ड है वो कम होगा, और बॉन्ड की वैल्यू यदि कम हुई तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगा, जो कि अदर अपन कंसेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ये एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाई सेल होती है ओपन मार्केट में। एक है दोस्तों जीसैप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को किस प्रकार आरबीआई एक्विजिशन करती है, बाई कर लेती है। तो जीसैप अधिग्रहण कार्यक्रम मूल रूप से बहुत बड़े पैमाने और आकार का एक बिना कंडीशन एक संरचित ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो जीसैप भी एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है। जीसैप को आरबीआई ने क्या कहा है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का है, एक विशिष्ट चरित्र का है, यूनिक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर विशिष्ट चरित्र का है, विशिष्ट चरित्र वाला ओपन मार्केट ऑपरेशंस का है जीसैप को। तो बिना शर्त शब्द का अर्थ है कि आरबीआई ने पहले ही प्रतिबद्धता जताई है कि वो बाजार की धारणा के बावजूद जीसैप खरीदेगा। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं इतने रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई करने वाला हूँ, यानी गवर्नमेंट को पैसा दूंगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई कहता है मैं खुद बाई कर लूँगा। तो जीसैक है उसको यदि खुद एक्विजिशन करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम में क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई बिना कंडीशंस के बाई कर रही, पहले ही बताकर बाई कर रही कि इतने करोड़ की मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार जीसैप के द्वारा रेपो रेट और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच में अंतर को कम किया जाता है। रेपो रेट को और बॉन्ड यील्ड के बीच में अंतर को जीसैप के द्वारा कम किया जा सकता है। और दोस्तों टर्म की बात करूं, ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करूं, ये भी करंट अफेयर्स का फैक्ट है। ऑपरेशन ट्विस्ट का भारत में प्रयोग कब हुआ, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर्थिक मंदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2019 और 20 में ऑपरेशन ट्विस्ट की कोशिश की। 19-20 में ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया। अब ट्विस्ट हो रहा है, बाई भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिक्योरिटीज़ को बाई भी कर रही है और सेल भी कर रही है, दोनों को एक साथ कर रही है। ट्विस्ट में क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म के सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको तो वो बाई कर रही है, और अल्पकालिक जो सिक्योरिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ हैं, उनको वो सेल कर रही है। तो समान क्वांटिटी में समान वैल्यू की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लॉन्ग टर्म वाले को यदि बाई करें और शॉर्ट टर्म वाले को सेल करें, वो ऑपरेशन ट्विस्ट है। इसमें वैल्यू समान होगी, जैसे कि 100 करोड़ रुपये की उन्होंने गवर्नमेंट जीसैप को बाई किया लॉन्ग टर्म वाली को, तो वही 100 करोड़ रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी शॉर्ट टर्म वाली को।
तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को एक साथ बाई और सेल किया जाता है, जिसे ऑपरेशन ट्विस्ट का नाम दिया गया। उधार लेने की लागत कम करने के लिए इसमें छोटी अवधि के बॉन्ड को बेचा जाता है। उधार लेने की लागत कम करने के लिए शॉर्ट टर्म यील्ड को सेल करेंगे और लॉन्ग टर्म को बाई किया जाएगा। इसके अंतर्गत आरबीआई लॉन्ग टर्म के सरकारी लोन पत्रों को खरीदने के लिए और अल्पकालिक सिक्योरिटीज को बेचने के लिए उपयोग करती है। और इसके तहत आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करती है। 10,000 करोड़ की। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी आर्थिक मंदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2019 और 20 में ये ऑपरेशन ट्विस्ट की कोशिश की, ताकि आर्थिक मंदी है उसको कंट्रोल किया जा सके, इंटरेस्ट रेट वगैरह है उसको कम किया जा सके ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए। इसका उपयोग वैसे पहली बार 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था ऑपरेशन ट्विस्ट का। नेक्स्ट यहाँ पर है बैंक रेट। ये सब कुछ हो गए हैं। अगला जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, मौद्रिक नीति उपकरण है, उसमें फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस भी आता है। फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस भी एक मौद्रिक नीति का ही पार्ट है। फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस मुख्य रूप से बाजार में अप्रत्याशित तरलता के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए एक नॉन रेगुलर ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। हमेशा नहीं होता है, गैर नियमित होता है फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस। आरबीआई समय समय पर ये करती है, फाइन ट्यूनिंग है। इसके जरिए लिक्विडिटी का जो उतार चढ़ाव है उसको बैलेंस किया जा सके। बाजार में यदि अप्रत्याशित है, पता नहीं था, एकदम उतार चढ़ाव आ गया लिक्विडिटी का, तो वहाँ पर एक नॉन रेगुलर जब उतार चढ़ाव आया उस केस में वहाँ पर फाइन ट्यूनिंग करती है आरबीआई, ताकि लिक्विडिटी को है वो बैलेंस कर सके। जैसे बाजार नियमित संचालन के लिए व्यवस्थित होता है, तो आरबीआई अप्रत्याशित और एक मुश्त तरलता प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए बिना आपको पता था और वहाँ पर लिक्विडिटी का इश्यू आ गया तो वो फाइन ट्यूनिंग करेगी आरबीआई। तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर ये फाइन ट्यूनिंग की जाती है सिस्टम में। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ आरबीआई की मौद्रिक नीति में कॉरिडोर क्या होता है। कॉरिडोर भी ये मौद्रिक नीति का ही एक पार्ट है। तो कॉरिडोर भी आता है, ऑप्शन मिल जाए निम्नलिखित में कौन सा पार्ट है, नहीं तो कॉरिडोर है पार्ट। कॉरिडोर का मैंने बता दिया कि रेंज होती है, ठीक है, एक रेट की रेंज होती है। जैसे कि एफडी है वो 6 से 8% एक रेंज है। जैसे सेविंग अकाउंट पर 4 से इतने % तक आपको देना है, इंटरेस्ट देना है, तो वो एक रेंज है, कॉरिडोर है। तो सीमांत, इसको थोड़ा अलग भाषा में है कि सीमांत स्थायी सुविधा दर। आपने देखा एमएसएफ क्या होता है, जब रेपो रेट पर लोन पूरा उनका हो जाए, 1% पूरा वो लोन ले लें आरबीआई से रेपो रेट पर, उस केस में और ज़्यादा लोन चाहिए तो वो बिना गिरवी रखे, गिरवी रखेगा, वो एसएलआर रखेगा। अपना एसएलआर गिरवी रखकर यदि आरबीआई से लोन लेती है, लगभग एमएसएफ बैंक रेट के इक्वली होता है और रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो वो थी आपके सीमांत स्थायी सुविधा दर, जब बैंकों के पास लिक्विडिटी आए एमएसएफ पर। तो ये आपातकालीन ऋण दर है, जब बैंक के पास ज़्यादा ऋण की आवश्यकता होती है और रेपो रेट पर उनका ऑलरेडी 1% हो चुका है, तो वो एसएलआर पर ले सकती हैं। अब टोटल अपना नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज़ का 1% और ले सकती है। और साथ ही साथ स्थायी जमा सुविधा, एसडीएफ क्या है, वो रिवर्स रेपो रेट की तरह थी। एसडीएफ में आपको आरबीआई है वो प्लेज नहीं कर रहे थे, आरबीआई कोलेटरल बैंकों के पास नहीं रख रही थी और उनसे धन ले रही थी। तो कोलेटरल न रखें और ओवरनाइट यदि आरबीआई बैंकों से जो सरप्लस धन है वो अपने पास रखें और बैंकों को कुछ % है वो ब्याज दें, तो वो एसडीएफ पर देती है। एसडीएफ हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, उसमें कोलेटरल यहाँ पर नहीं रखना पड़ता है, तो यहाँ पर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। तो एसडीएफ रेट और एमएसएफ रेट है, इनके बीच का जो गैप है वही एक तरीके से कॉरिडोर आप मान सकते हो। तो इनके बीच का जो क्षेत्र एरिया है, एसडीएफ और एमएसएफ के मध्य एरिया है, वो है दोस्तों कॉरिडोर, ठीक है। यानी एक तरीके से एमएसएफ है ये ऊपरी सीमा हो जाएगी, एमएसएफ है ये बैंक रेट के लगभग इक्वल होता है, और जो एसडीएफ है ये रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। पहले इसकी निचली सीमा रिवर्स रेपो थी, लेकिन जब एसडीएफ आ गया तो इसकी निचली सीमा कर दी वो एसडीएफ कर दी कॉरिडोर की, और ऊपरी सीमा कर दी वो एमएसएफ कर दी। तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो है आपका कॉरिडोर, जो मौद्रिक नीति का कॉरिडोर आप कह रहे हो। और अन्य लैंग्वेज में कॉरिडोर का एक महत्व ये है कि कॉल रेट है, कॉल रेट होता है जो मनी मार्केट में होता है, कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी रेट वह दर जिस पर मुद्रा बाजार में अल्पकालिक धनराशि उधार ली जाती है और उधार दी जाती है कम समय के लिए। यदि बैंकें, अब ऐसा है क्या कि बैंक के आरबीआई से ही लोन लेगी, बैंक है वो अदर मार्केट से भी लोन ले सकती है। अदर मार्केट में बैंकें आपस में एक दूसरे को लोन देती है बिना संपार्श्विक रखे, और अल्प अवधि के लिए ओवरनाइट लोन देती है अपना सेकेंडरी मार्केट में। तो कॉल मनी, वो कॉल मनी रेट से वो धन उठाती हैं यदि उनके एसएलआर और सीआरआर की पूर्ति नहीं हो रही है
आरबीआई से लोन लेने के बावजूद नहीं हो रही है, तो वो कॉल मनी मार्केट से लोन देगी। कॉल मनी मार्केट में बैंकें एक दूसरे को लोन देती रहती हैं। तो कॉल मनी दर वह दर जिस पर मुद्रा बाजार में अल्पकालिक एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, जो कि लगभग 1 दिन की अवधि का रहता है। तो यहाँ पर जो ये कॉरिडोर रहता है, इसका महत्व है कि कॉल दर को कॉरिडोर रेंज के बीच होना चाहिए। जो ये कॉल रेट है, जहाँ पर बैंकें आपस में एक दूसरे को लोन देती हैं अल्पकालिक अवधि के लिए, तो ये जो कॉल रेट है ना, ये इस कॉरिडोर की मध्य होने चाहिए। यानी ये जो कॉल रेट है ये एमएसएफ और एसडीएफ के बीच में होनी चाहिए, यही कॉरिडोर है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो बाजार स्थिरीकरण योजना क्या है? एक सवाल दोस्तों पूछा गया है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2021 में कि बाजार स्थिरीकरण योजना मौद्रिक प्रबंधन के लिए साधन है। ठीक है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी का बाजार स्थिरीकरण योजना भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना। बाजार स्थिरीकरण योजना ये एक इंस्ट्रूमेंट है मौद्रिक पॉलिसी का। तो ये कब पेश हुआ है? तो ये 2004 में आया है। बाजार स्थिरीकरण योजना 2004 में आई है। बाजार स्थिरीकरण योजना अर्थशास्त्र में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस देने के लिए आरबीआई के द्वारा एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है। तो ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। एमएसएस जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत जारी बिल या बॉन्ड को मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड कहा जाता है। तो एमएसएस में होता क्या है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसको बेचा जाता है। यदि जनता के पास लिक्विडिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जनता को दे देगी और जनता से वो लिक्विडिटी ले लेगी। तरलता को वापस देने के लिए आरबीआई का एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है, जो कि एक अलग हस्तक्षेप है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के द्वारा किस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत कर सकती है। 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। जब प्रणाली में अधिक तरलता हो तो बाजार स्थिरीकरण योजना का उपयोग किया जाता है। बाजार स्थिरीकरण योजना में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू की जाती हैं, इसको सेल किया जाता है और लोगों से धन ले लिया जाता है, उनके बदले उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी जाती है। इसका उपयोग सरकारी बॉन्ड बेचकर सिस्टम में अतिरिक्त तरलता या पैसा निकालने के लिए किया जाता है। बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड आरबीआई द्वारा की गई नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। एमएसएस के तहत प्राप्त धन को आरबीआई के पास रखा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म और आ रहा है, ये 2 लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रही है, अब वो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की है, उसको बेचा जा रहा है और ये आरबीआई बेच रही है। और आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा, कोई चीज़ बेचेंगे आप, उनके बदले आपको रुपए मिलेंगे। तो आरबीआई को वहाँ पर क्या मिला, रुपए मिला। रुपए यहाँ पर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया गया, जनता से रुपए ले लिए गए और ये रुपए वापस वो गवर्नमेंट को नहीं देगी। गवर्नमेंट को दे दी तो गवर्नमेंट वापस योजनाओं में लगाकर जनता को दे देगी। वो रुपये अब आरबीआई अपने पास रखेगी। गवर्नमेंट को दे दी तो वो लिक्विडिटी है कम नहीं होगी, अपने पास आरबीआई को रखना होगा, हस्तांतरित नहीं कर सकती है गवर्नमेंट को। तो ध्यान रखना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर आरबीआई के पास फंड आएगा, रुपए आएगा, वो गवर्नमेंट को नहीं देगी। यदि गवर्नमेंट को देगी तो लिक्विडिटी है वो वापस चली जाएगी मार्केट में। लिक्विडिटी को कम करने के लिए ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आई है और वो उनके पास ही रखना पड़ेगा। ठीक है, एमएसएस के तहत जारी जो प्रतिभूति है, बॉन्ड है, टी बिल है, ये हो सकते हैं। तो ये सवाल हो गया, 2004 में आया। मौद्रिक नीति के प्रकार कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों देख लेते हैं मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण क्या हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये आपने पहले देख लिए हैं। जो एक था आपकी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में रेपो रेट थी, रिवर्स रेपो रेट थी, एसएलआर था, सीआरआर था, ये सभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह क्वालिटेटिव थी, सॉरी क्वांटिटेटिव थी, क्वांटिटी मात्रात्मक थी। लेकिन गुणात्मक मौद्रिक नीति के उपकरण में आपका आ जाएगा नैतिक दबाव आ जाएगा, जैसे मोरल सुएसन है, और डायरेक्ट एक्शन आ जाएगा, मार्जिन मनी आ जाएगी, और इसके अतिरिक्त राशनिंग ऑफ क्रेडिट आएगा, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन आएगा। ये चीज़ें क्या हैं, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, गाइडलाइन वगैरह, ये मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण है, जिससे आप क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हो। नैतिक दबाव किस प्रकार गुणात्मक उपकरण है, तो मोरल जो नैतिक दबाव है, ये एक जो क्वालिटेटिव है, ये मेथड है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। लोन को कैसे कंट्रोल करना है, आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अर्थव्यवस्था के रुझान के अनुसार विशिष्ट उपाय करने का अनुरोध है। अब लोन को, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए बैंक हैं क्वांटिटेटिव में क्या कर सकती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, वो कंट्रोल कर सकती थी। यदि क्वालिटेटिव में बैंक, ऐसा नहीं कि आरबीआई की सब कोई हर कोई मानेगा, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर बैंक के पास जाकर अनुरोध करे कि भाई साहब बैंक जी, आप थोड़ा क्या करिएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा, आप जो लोगों को लोन देते हो, या फिर आप लिक्विडिटी को यदि कम करना चाहते हो
तो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दो, ताकि लोग लोन न लेकर आपके पास धन जमा करें, उनको ब्याज मिल सके। तो उस केस में वो रिक्वेस्ट करें, यदि सुझाव दें, आरबीआई की तो हर कोई मानेगा, सुझाव देकर सलाह देकर बैंकों को कोई काम करवा दें, तो वहाँ पर नैतिक दबाव निकल रहा है आरबीआई का। ये एक तरीके से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो ये नैतिक दबाव आपका क्वालिटेटिव। इसके अतिरिक्त डायरेक्ट एक्शन, अब ऐसा नहीं कि आरबीआई रिक्वेस्ट करें, आरबीआई तो आरबीआई है, वो डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, भाई ऐसा कर, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा आपका। तो क्रेडिट नियंत्रण हेतु तो आरबीआई सीधे वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपको क्रेडिट नियंत्रण करना है, किसे कितना लोन देना है। ऐसा नहीं कि बैंक दिवालिया हो रही है, अपना सब कुछ लोन दे रही है और आरबीआई का काम वो एसएलआर है, सीआरआर है, उसको मेंटेन ही नहीं कर रही है, तो आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है और बैंक लोन देती जा रही है, तो दिवालिया हो रही, तो उस केस में वो डायरेक्ट एक्शन लेगा आरबीआई की, वहाँ से सीईओ हटा दिया, किसी पूरा बैंक का सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया, तो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है। इसके अतिरिक्त हैं वो क्वालिटेटिव में क्या है, गुणात्मक कौन से हैं इंस्ट्रूमेंट मौद्रिक नीति के, तो वो क्रेडिट राशनिंग भी एक गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग का मतलब इसके तहत आरबीआई विभिन्न श्रेणियों के लोन और एडवांस पर एक अधिकतम सीमा तय कर देता है। जैसे कि आरबीआई ने एक सीमा तय कर दी कि एजुकेशन लोन है ना, वो आप 2 करोड़ ही दे सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में सब कुछ लोन दे दिया, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर लोन देने के पैसे ही नहीं है। तो वहाँ पर एक सीमा फिक्स कर देगी कि एक फिक्स्ड क्षेत्र में आप इतने रुपए तक ही लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर क्रेडिट राशनिंग की जा रही है आरबीआई के द्वारा, अलग अलग फील्ड में एक एडवांस या फिर लोन को फिक्स सीमा तक कर दिया, जो वाणिज्यिक बैंक उसे पार नहीं कर सकते, ताकि एक क्षेत्र में विकास की बजाय श्रम और विकास हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ आपकी गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट की, तो रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट, उपभोक्ता ऋण का विनियमन कर सकते हो। उपभोक्ता ऋण से तात्पर्य जनता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए लिए गए लोन से। आपको कोई कार बाई करनी है, ठीक है, तो आपने वस्तु बाई करनी है, कार लेनी है, तो आपने क्या किया, पब्लिक ने, कंज्यूमर ने लोन लिया। तो लोन है, जैसे क्रेडिट आप बोलते हो, वो लोन ही तो है, क्रेडिट का मतलब लोन। तो रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट, तो यहाँ पर एक गुणात्मक रूप से भी उसे किस प्रकार रेगुलेट कर सकते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, रीपेमेंट के लिए न्यूनतम समय सीमा तय कर दी। भाई आपने लोन ले रहे हो तो 5 साल का ले रहे हो, 3 साल का ले रहे हो, एक फिक्स्ड समय सीमा तय कर दी, ताकि अनलिमिटेड लोन, वो डाउन पेमेंट भी एक फिक्स कर दिया। तो डाउन पेमेंट या समय सीमा को कंट्रोल करके रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट आप कर सकते हो, ये आपका गुणात्मक होगा। नेक्स्ट आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप किसी बैंक के पास गए लोन लेने, तो लोन लेने गए तो आप कुछ चीज़ गिरवी रखेंगे, जैसे कि आपने गोल्ड गिरवी रखा, उस गोल्ड की रेट थी 1 लाख रुपए, आपको पूरा लोन 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। उस गिरवी और आपको जो लोन लगेगा मिलेगा, उसके बीच में कुछ मार्जिन है, जैसे कि आपको 80,000 का लोन मिल गया, तो 20% यहाँ पर मार्जिन रह गया है, ठीक है। 20% जो एक्चुअल वैल्यू थी, आपने जो पासुरिक प्लेस किया है, कोई भी चीज़ है, आपने जो कोलेट्रल रखी है, कोई भी चीज़ है, उसकी एक्चुअल वैल्यू और आपको दिया गया लोन है, उसके बीच का अंतर है, वो है मार्जिन। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये एक आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक इंस्ट्रूमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जिसके द्वारा आरबीआई है वो मुद्रास्फीति तक कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पैसे न आए, तो वो क्या करेगी, इस मार्जिन को बढ़ा देगी। मार्जिन को बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने 1 लाख रुपए की चीज़ प्लेस की है और मार्जिन बढ़ा दिए, तो आपको वहाँ पर पहले 20%, अब 30% मार्जिन कर दिए, तो आपको अब 17,000 रुपये ही मिल पाएंगे। आपके पास धन कम जा पा रहा है, आपको और ज़्यादा मार्जिन बढ़ा दिए और आपके पास धन कम जाएगा, तो आप चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे, तो वहाँ पर मुद्रास्फीति आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अतिरिक्त मांग या मुद्रास्फीति के दौरान यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, ये जो मार्जिन आवश्यकता है इसको बढ़ा देती है, और जब ज़्यादा धन लिक्विडिटी लानी है तो मार्जिन को कम कर देती है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट इस प्रकार चलती रहती है। अब ये कुछ सवाल देख के इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। भारत में मौद्रिक नीति को विनियमित किया जाता है, तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया, भारतीय रिजर्व बैंक करती है मौद्रिक नीति को विनियमित है। एमटीएस में आ चुका सवाल है, मौद्रिक नीति पूरा आरबीआई कंट्रोल करती है। अगला सवाल देखिएगा, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति या जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति है उसका अनुसरण कर रही है, तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगी। तो ये आपको बता दिया, यूपीएससी प्री में वैसे ये सवाल आ चुका 2020 में। विस्तारवादी में मतलब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी आए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन आए। लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन कब आएगा, जब सीआरआर और एसएलआर वो कम होगा, इसका परसेंटेज कम होगा, तो बैंक लोगों को ज़्यादा धन दे पाएगी। या फिर लोगों के पास ज़्यादा धन कब आएगा,
जब आपका रेपो रेट है ये कम हो जाए, ठीक है, रेपो रेट कम हो जाएगा तो बैंक के पास ज़्यादा धन है तो लोगों को ज़्यादा दे पाएगी, रेपो रेट कम हो जाए, या फिर रिवर्स रेपो रेट, ये भी रिवर्स रेपो रेट है ये ज़्यादा हो जाए, रिवर्स ज़्यादा हो जाए, सॉरी रिवर्स भी कम हो जाए, रिवर्स कम होगी तो बैंक है वो अपना धन है आरबीआई में पार्क ना करके जनता को कम इंटरेस्ट रेट पर देगी, क्योंकि ऑलरेडी कम रिवर्स रेपो रेट है, उनको कम ब्याज दर मिल रही है, यदि वो धन आरबीआई में पार्क करें तो जनता को क्यों न दे, तो ये भी कम करके। विस्तारवादी नीति का मतलब लोगों के पास धन बढ़ाना है। विकल्प देखिएगा, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर इसे अनुकूलित कर सकते हैं। वैधानिक लिक्विडिटी एसएलआर की बात हो रही है, एसएलआर यदि कम कर दिया तो वो लोगों को ज़्यादा धन दे पाएगी तो विस्तारवादी हो पाएगा, बिल्कुल घटाकर विस्तारवादी आप कर सकते हो। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना यानी एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, एक रेपो रेट ही तो है एमएसएफ, इसमें जो प्लेज आप चीज़ कर रहे हो, आप गिरवी चीज़ रख रहे हो, वो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर वाली रख रही हो, एसएलआर वाली आप गिरवी रख रहे हो एमएसएफ में, तो एमएसएफ बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा ब्याज दर है वो चुकानी पड़ रही है बैंकों को आरबीआई से लोन लेने में, यानी आरबीआई से लोन है वो बैंक नहीं ले पाएगी जब एमएसएफ बढ़ जाएगा। तो एमएसएफ बढ़ जाएगा, बैंक जब लोन नहीं ले पाएगी तो जनता को क्या देगी, जनता को नहीं देगी तो जनता के पास पैसे नहीं आएंगे तो विस्तारवादी कैसे होगी। तो सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाकर आप विस्तारवादी नहीं कर सकते हो, इसमें आपको बैंक रेट वगैरह सब कुछ कम करके आप कर सकते हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या नहीं करेगा, निम्नलिखित में से अनुसरण करने के लिए क्या नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो जब आप बढ़ाना चाहते हो विस्तारवादी। बैंक दर को घटाना, रेपो दर को भी घटाना, बिल्कुल रेपो रेट घट जाएगी तो वो आरबीआई में अपना धन पार्क करने की बजाय जनता को देगी, जनता को देगी तो विस्तार होगा। बैंक दर को घटाना, बैंक रेट को कम कर देंगे तो लोगों को भी यहाँ पर क्या होगा, कम रेट पर रुपए मिलेंगे तो लोग ज़्यादा रुपए लेंगे तो विस्तारवादी हो जाएगा ना। तो केवल दो करेक्ट हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और बाकी यहाँ पर मैं संकुचनवादी विस्तारवादी का सब कुछ पूरा कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो मौद्रिक नीति में आपने सब कुछ देखा है, बैंक रेट देखी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंतर्गत आपका रेपो आ रहा था, आपका रिवर्स रेपो आ रहा था, किस प्रकार आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर सकते हो, लिक्विडिटी को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से, ये था आपका एलएएफ। मांग कॉल मनी रेट क्या है, तो कॉल मनी रेट मैंने बता दिया, ये आपका मौद्रिक नीति का प्रकार नहीं है। ये आप बैंकें हैं कॉल मनी रेट में क्या करती हैं, जब उनको ओवरनाइट फंड चाहिए तो बैंकों का एक अलग से ग्रुप एक तरीके से बनाया हुआ है जहां पर वो एक दूसरे से लोन ले सकती हैं। और कॉल मनी रेट में कॉरिडोर काम करता है, एमएसएफ, एमएसएफ और एसडीएफ, इनके मध्य लगभग कॉल मनी रेट रहती हैं। तो कॉल मनी रेट, कॉल मनी एक दिन के लिए धन उधार लेना या लेना होता है, ज़्यादातर इंटर बैंक अपने बैंक आपस में करते हैं, नकदी आवश्यकताओं को कॉल मनी के माध्यम से ये रुपए उठा लेती है। अब कॉल मनी होता है लगभग एक दिन का, नोटिस मनी होता है दोस्तों 2 दिन से 14 दिन के मध्य यदि पैसा उधार दिया जाता है, लिया जाता है 2 से 14 दिन के मध्य, तो वहाँ पर नोटिस मनी है। टर्म मनी होता है 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए धन उधार लेना, वो टर्म मनी। तो कॉल मनी ओवरनाइट, नोटिस मनी 2 से 14 दिन, टर्म मनी 14 दिन से अधिक। तो ये कंसेप्ट क्लियर आपके। अब केस रिजर्व रेशियो का एक सवाल देखो सीडीएस में आया है, द केस रिजर्व रेशियो रेफर टू, केस रिजर्व रेशियो है टोटल एनडीटीएल का। विकल्प देखो, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो एक फिक्स्ड परसेंटेज है जो बैंकों को आरबीआई के पास होल्ड करना पड़ता है अपने एनडीटीएल का, वो ही है केस रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखो, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट, बिल्कुल लिक्विड एसेट के रूप में नहीं, उन्हें केस फॉर्म में, ठीक है, द बैंक हैव टू होल्ड एज बैलेंस विथ आरबीआई है, पूरा अपना एनडीटीएल का आरबीआई के साथ होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पर देखो पार्ट ऑफ देयर केस रिजर्व, केस रिजर्व को अपने पास नहीं आरबीआई के पास, द रेशियो ऑफ केस होल्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रेशियो ऑफ केस होल्डिंग नहीं, कौन सा रेशियो, एनडीटीएल का परसेंटेज, ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो अब बैंक का पास जो भी जमा हुआ धन है, चाहे वो आपका सेविंग में पड़ा हुआ हो, चाहे वो आपका एफडी में पड़ा हुआ हो, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ, वो टोटल जमा धन जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज जैसे आप बोलते हो, उसका परसेंटेज है सीआरआर। नेक्स्ट, केस रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट। अब सीआरआर का आपने मिनिमम परसेंटेज देखा 15, केस रेजो रेशियो 15% से कम होना चाहिए, एसएलआर है वो 40% से कम होना चाहिए। लेकिन केस रिजर्व रेशियो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, केस रिजर्व रेशियो है वो केवल लिक्विड केस में हो सकता है, नाम से स्पष्ट केस में होगा। और एसएलआर है, एसएलआर गोल्ड में हो सकता है, एसएलआर केस में हो सकता है, एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है। तो एसएलआर अलग है, केस रिजर्व रेशियो केवल केस में होगा। इफ द केस रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय द आरबीआई, इट्स इंपैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी, तो यहाँ पर केस रिजर्व रेशियो यदि
कम कर दिया तो लोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कैश रिजर्व रेशियो कम किया तो क्रेडिट है, लोन है, वो ज़्यादा क्रिएट हो पाएंगे, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो कम हुआ तो बैंकों के पास अब धन ज़्यादा रहेगा, आरबीआई के पास कम धन जमा रख पाएगी बैंक रिजर्व में, तो वो लोन ज़्यादा दे पाएगी, तो क्रेडिट अपने आप बढ़ गया ना। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा का क्या अर्थ है, तो आरबीआई ने यदि सीआरआर में वृद्धि की तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन है वो कम होगा, क्योंकि सीआरआर ज़्यादा है तो आरबीआई के पास ज़्यादा धन जमा कराना पड़ेगा, आदर्श जो फंड है लोगों को उधार देने के लिए वो कम हो जाएगा। ये जो सवाल है ये दोस्तों 2023 में पूछा हुआ है, प्रीलिम्स आईएएस प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ 2023 में, मई 2023 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉम्बेटिंग इन्फ्लेशन, यानी जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेजर है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है, तो ये ऑप्शन थे निम्नलिखित में से कौन सा मेजर यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखो, इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पुलिस, तो यहाँ पर यदि खर्चा बढ़ा रहे हैं ना, बिना प्लान किया हुआ खर्चा बढ़ा रहे हो, उस केस में महंगाई कम कैसे होगी। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट, सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हो, उस केस में भी नहीं होगा कंट्रोल। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, अब आपने क्या किया, सेविंग अकाउंट और एफडी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो लोगों के पास जो पैसे थे, अब लोगों को लगा भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी, मेरे पास केस में वो पैसे न रखकर मैं रखूंगा सेविंग अकाउंट में पैसा, मैं रखूंगा फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा, तो लोगों का पैसा जमा हो गया अपने अकाउंट में, तो लोग चीज़ों को अब नहीं खरीदेंगे नहीं, तो इन्फ्लेशन अपने आप काबू हो जाएगी। सी करेक्ट है। एक विकल्प था रिडक्शन इन द केस रिजर्व रेशियो, CRR आपने कम किया तो लोगों के पास धन ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। अब कुछ लास्ट देख लेते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का प्रस्ताव देने वाली समितियां हैं, जैसे कि आपको पूछ ले, बैंकिंग सुधारों का जनक माना जाता है नरसिंहम को, तो नरसिंहम को बैंकिंग सुधारों का जनक माना जाता है, नरसिंहन को, तो क्योंकि नरसिंहन प्रथम समिति थी 1991 में आई, प्रथम नरसिंहन समिति 1991। ये बैंकिंग सुधारों का सवाल पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित नहीं है, कौन सी समिति कब आई, तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी समितियों का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे बैंकिंग का हो गया, चाहे आपका पंचायती राज वाली समितियां हो गई, या फिर संविधान निर्माण संबंधी समितियां हो गई, कोई अलग से टैक्स वाली कमेटी हो गई, सब कुछ समिति का अलग से वीडियो, क्योंकि समिति का सवाल मैंने काफ़ी देखे तो इसका एक वीडियो अलग से बनता है दोस्तों। वर्मा समिति 1996, ये भी बैंकिंग की है। RH खान समिति 1997 बैंकिंग की है। RH खान समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण वितरण में सुधार और प्राथमिक डीलरों के कामकाज को बढ़ाने की सिफारिश की। दूसरी नरसिम्हन समिति आई, पहली 1991 में, दूसरी 1998 में। AK भूचर समिति बैंकिंग की समिति है, वाणिज्यिक बैंकों और सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच में समन्वय हुआ। दामोदरन समिति 2011 में आई। बिमल जालन पैनल 2013 में नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए। नचिकेत मोर समिति भी बैंकिंग की है, 2014 में आई। नेक्स्ट यहाँ पर रघुराम राजन कमेटी 2008 में। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ये आया 2011 में। पीजे नायक कमेटी भी बैंकिंग की है 2014 में। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क आपको पूछा जाता है, एक टीकाकरण का है, एक बैंकिंग का भी इंद्रधनुष फ्रेमवर्क है। तो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क 2015 में आया, जो कि बैंकों को पुनर्जीवित करने और सुधार करने के लिए भारत सरकार का एक फ्रेमवर्क है, जो PSU पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को किस प्रकार पुनर्जीवित करना है, इसके लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क में 7 पिलर थे। अपॉइंटमेंट, बैंक बोर्ड ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, डी स्टेसिंग PSB, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस रिफॉर्म। तो ये 7 पिलर्स आपको पूछ रहे हैं, इंद्रधनुष का कौन सा नहीं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। बिमल जानंद कमेटी 2019 में भी बैंकिंग के है। 4R फ्रेमवर्क भी बैंकिंग का है। 4R फ्रेमवर्क में आपको पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा R नहीं है, तो 4R में रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन और रिफॉर्म है। बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते खराब ऋणों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सरकार की रणनीति के हिस्से के रूप में 2017 में 4R फ्रेमवर्क अपनाया गया। तो 4R फ्रेमवर्क 2017 में, जो कि खराब ऋण के मुद्दे को किस प्रकार कंट्रोल करना है, जो डिफॉल्ट हो रहे हैं लोन, तो रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन और रिफॉर्म है 4R फ्रेमवर्क 2017। ईज है जो एनहांस एसेज एंड सर्विस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है। ईज भारत में
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उसमें सुधार के लिए 2018 में शुरू की गई एक पहल है। तो ये सभी पहल आपके सामने कंप्लीट हो चुकी हैं। लगभग बैंकिंग का बहुत कुछ इस वीडियो में आपने सीखने को मिला है और आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। यदि क्लियर हो गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इनसे आपका सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। एक बार ये समझ लिया और पीडीएफ में दोबारा आप देख लेना, ये सभी आप कभी नहीं भूलेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर लिंक अवेलेबल है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, बाय बाय। और दोस्तों जो न्यू कैंडिडेट है टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना, अभी डिस्काउंट चल रहा है। टीटीजे के कूपन कोड से आप टेक्स्ट बुक में पास ले सकते हो। धन्यवाद।